अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनए के सेशन 8 में आप सबका इस्तकबाल। लास्ट जो हमने सेशन अपना किया था वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर किया था, कल का सेशन। और आज का जो सेशन है हमारा वो मॉड्यूल 7 है, दैट इज ईथरनेट फ्रेमिंग। मैंने असाइनमेंट की डेट बढ़ा दी थी और सारे इंस्ट्रक्टर्स को बोल भी दिया था। अब मेरे ख्याल में तमाम स्टूडेंट्स के पास तमाम अकेडमीज पे वो असाइनमेंट आपकी अपडेटेड होगी और आप जो है उसको अ, मतलब अटेम्प्ट करके कर लीजिएगा, ताकि मैं फिर उसको आने वाले वक्त में, मैंने आने वाले वीक में उसको डिस्कस कर लूँ। और कुछ चीज़ें और होती हैं जो कि असाइनमेंट के हवाले से मुझे फिर आप लोगों को देनी है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर उनको लेते हुए चलूँ, यानी कि टाइमली उन लोगों को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो मैंने 29 डेट करवा दी थी तमाम स्टेशंस के ऊपर। तो अभी भी किसी को इशू है तो वो मुझे प्राइवेटली ईमेल कर दे कि हमारे पास जो है वो अभी भी असाइनमेंट शो नहीं हो रही है या सबमिशन का नहीं आ रहा है, तो फिर उसको देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपने लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट लेते हैं। ओके जनाब, तो हमारे पास है ईथरनेट स्विचिंग यानी कि मॉड्यूल 7। कल मैंने डाटा लिंक लेयर आप लोगों को पढ़ाई और डाटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी हमने देखी। और उसमें मैंने आपको बार बार एक बात ये बताई कि जब हम लैन को फॉर्म करते हैं तो ऑलमोस्ट मतलब मेजोरिटी जो है हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क जब हम फॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो लेयर 2 का प्रोटोकॉल होता है, लेयर 2, अब आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, डाटा लिंक लेयर, तो वो हम ईथरनेट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बहुत सारे और प्रोटोकॉल हैं जो कि बने हुए हैं लैन की कम्युनिकेशन के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क में लेयर 2 के प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ईथरनेट उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज वो लेसर ओवरहेड लेके आपको मैक्सिमम आउटपुट देता है और प्रॉपर कम्युनिकेट कराता है। ईथरनेट की जो एड्रेसिंग स्कीम होती है वो क्या है? वो मैक एड्रेस है, यानी कि जब तक इसके पास मैक एड्रेस नहीं होगा ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। जैसे नेटवर्क लेयर के ऊपर टीसीपी आईपी चलता है, तो टीसीपी आईपी की एड्रेसिंग स्कीम आईपी है। आपके पास अगर आईपी नहीं है या आपकी डिवाइस को अगर आईपी असाइन नहीं हुई हुई, तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये लेयर 3 की बात है। हाँ, लेयर 3 के अपनी प्रोटोकॉल की बात है। हर लेयर के अब तक जो बात करी है, तो हमने ये बात फिक्स कर ली कि हर लेयर के अपने अपनी कुछ एप्लीकेशंस या फिर प्रोटोकॉल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको एक बात ये बताई थी कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तक तो पीडीयू आपका डाटा ही रहता है। तो जो भी आपकी एप्लीकेशंस चल रही हैं या सेशंस चल रहे हैं या जो प्रेजेंटेशन के लिए इनक्रिप्शन, इनकोडिंग, डिकोडिंग, डिक्रिप्शन, इनके लिए जो भी कुछ यूज होता हो, वो बैकएंड पे उसका यूज हो रहा होता है। मगर हमारे लिए वो क्या है? वो एक डाटा है। हमारा जो काम स्टार्ट होता है बेसिकली हम वहां से लेते हैं, वहां डीएनएस भी चलता है एप्लीकेशन लेयर पे। मुख्तलिफ अपनी अपनी लेयर के अपने अपने प्रोटोकॉल हैं, वो प्रोटोकॉल मैंने आपको दिखाए भी थे। हर लेयर के अपने रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल्स हैं। सो ट्रांसपोर्ट लेयर के जो प्रोटोकॉल होते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो टीसीपी यूडीपी है। मोस्ट कॉमन मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो कि इस कोर्स का पार्ट बनेंगे, राइट। और एक रियल टाइम प्रोटोकॉल भी है, आरटीपी जिसे कहते हैं। इसके थ्रू आप तमाम लाइव स्ट्रीमिंग्स को देखते हैं और तमाम चीजों को देखते हैं। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। नेटवर्क लेयर पे जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ पर भी मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या मिलेगा? टीसीपी आईपी मिलेगा, यानी कि टीसीपी आईपी तो पूरा ये फंक्शनैलिटी है, आईपी मिलेगा बेसिकली एड्रेसिंग स्कीम के लिए। क्या है? नेटवर्क लेयर पे हम आईपी को यूज कर रहे होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को वहां पे यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें। जब हम लेयर 2 के ऊपर आते हैं जो कि हमने कल डिस्कस करी, तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं। वायरलेस के लिए 802.11 के स्टैंडर्ड्स हैं। लैन के लिए हम ईथरनेट का प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। और डिफरेंट वेंडर्स के अपने कुछ डिफरेंट और प्रोटोकॉल हैं। ये कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो डाटा लिंक लेयर होती है ये दो सब लेयर्स के ऊपर होती है, एक एलएलसी और एक मैक। तो लॉजिक लिंक कंट्रोल जो इसकी अपर लेयर होती है, वो यही चेक कर रही होती है कि लेयर 3 के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड है, और उसके हिसाब से फिर जो इसको इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर ईथरनेट आपके लेयर 2 पे इंस्टॉल्ड है तो उसको मैक एड्रेस चाहिए, तो ऑन बिहाफ ऑफ आईपी ये बेसिकली मैक एड्रेस को फेच करके लेकर आएगा, राइट। ये एक फंक्शनैलिटी है जो कि आगे चल के हम और मजीद देखेंगे और प्रैक्टिकली भी देखेंगे ये कैसे ये आईपी के बिहाफ पे मैक एड्रेस लेकर आता है। बिकॉज हम कोई भी टेस्टिंग, कोई भी चीज या कोई भी काम अगर हमें करना है तो हम मैक के थ्रू नहीं करते, मगर सिस्टम करता है। ये नेटवर्क जो है वो मैक के बगैर काम
नहीं करेगा। आईपी और मैक, ये भी मैंने आपको कल बात बताई थी कि मिनिमम दो चीजें रिक्वायर है एक कम्युनिकेशन को अकर करने के लिए, मिनिमम। इसके बाद इस इन दो चीजों के अलावा कम्युनिकेशन अकर नहीं हो सकती। पहली है आईपी एड्रेस, दूसरा है मैक एड्रेस, यानी कि एक लॉजिकल एड्रेस और एक फिजिकल एड्रेस। इसके अलावा नहीं हो सकती। लातादाद कम्युनिकेशन है जिनमें पोर्ट नंबर भी यूज होते हैं, मगर हम बात कर रहे हैं मिनिमम कम्युनिकेशन की। तो आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ये भी लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। तो वो बेसिकली उसकी यूटिलिटी है पिंग, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर सर्विसेज। पिंग, ये हम किसी डिवाइस से किसी और डिवाइस की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। और उसके वो यूटिलिटी कोई पोर्ट नंबर यूज नहीं करती, लेकिन कम्युनिकेशन करा के दे रही है। पैकेट भेजती है, वहां से वापस आता है, रिप्लाई हमारे पास, तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारी उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी स्टेब्लिश्ड है, उसके रिप्लाई के बिहाफ पे। अगर कोई और एरर आ रहा है, बेसिकली आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, तो इसके मैसेजेस से हम अंदाजा लगाते हैं। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं। खैर, आईसीएमपी के ऊपर अपने एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे जब उसका वो आएगी, डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से मैसेजेस कब कब यूज होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। आज का टॉपिक हमारा इथरनेट है, तो हम इथरनेट के जो लेयर 2 का लैन की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे होते हैं, इथरनेट, और मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल उसकी हम देखेंगे कैसे काम करता है, क्या उसके पैकेट, क्या उसके फ्रेम का हेडर होता है और किस तरह से वो चल रहा होता है। तो इथरनेट फ्रेम्स, इथरनेट ऑपरेट्स इन द डाटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर, दो लेयर्स के ऊपर ये काम करता है। 802.2 802.2 802.2 एंड 802.3, ये दो स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपका इथरनेट काम कर रहा होता है। तो it is the family of networking technologies defined in the IEEE 802.2 and 802.3 standards. Okay, so the ये जो कल भी मैंने आपको दिखाया था कि यही एक फॉर्मेशन है। तो द 802 लैन और मैन, मैन कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आज के दौर में इसका ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, बिकॉज एक जमाना था जब हमें सिटी टू सिटी कम्युनिकेट करना था तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज बात की जाती थी। जैसे कराची की एक्सचेंज में हमारे पास 021 चलता है, लाहौर में 042 चलता है, इस्लामाबाद में 051 चलता है। तो पब्लिक पहला पहला जो वैन बना था वो पब्लिक सर्विस टेलीफोनी नेटवर्क पीएसटीएन था। तो उसको हम वैन कहते थे। तो वो जब चल रहा होता था, तो सिटी से सिटी जब आपको कम्युनिकेट कराना है तो वहां के लिए एक अलग टाइप का नेटवर्क फॉर्म करते थे। जब अब वैन इतना ज्यादा, यानी कि इंटरनेट इंटरनेट अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बताऊं। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि वैन का नाम आया तो इंटरनेट। इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ अ वैन विच इज मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड और वाइडली यूज्ड इन इन द वर्ल्ड। बेसिकली एक टाइप है वैन की, वैन ही इंटरनेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि वैन की डेफिनेशन तो इंटरनेट नहीं। इंटरनेट एक टाइप है वैन की। वैन के और भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं जिनमें मेरे पास इंटरनेट नहीं होता। यानी कि वैन मैंने आपको इसीलिए समझाया था कि जब भी पैकेट आपका किसी दूसरे वेंडर की, यानी कि आपकी स्पॉन्सर्ड डिवाइस, आपकी ऑपरेटेबल डिवाइस, आपकी ओनरशिप में जो डिवाइस है, उस उस ज्योग्राफी से बाहर निकल जाएगा, किसी और डिवाइस के ऊपर जाके जब वो रन हो रहा होगा, तो वो कम्युनिकेशन हम वैन कहते हैं। विद इन द सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया जब डाटा आपका मूव कर रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया कैसे मैप करते हैं हम, कि वो हमारा जब हमारी ओन डिवाइसेस के अंदर, हमारे ओन मीडियम के ऊपर, मीडिया के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो हमारा क्या है, लैन है। जब वो उस बाउंड्री से बाहर निकल जाता है डाटा, तो वो क्या कहलाता है, वो वैन कहलाता है। ओके, तो इंटरनेट इज अ वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ अ वैन, बेसिकली एक टाइप है उसकी। तो ये, अब इंटरनेट के लिए अपने स्टैंडर्ड्स और तमाम चीजें, खैर। तो अब इसकी ये एलएलसी की सब लेयर कल भी डिस्कस किया था, places information in the frame to identify which network layer protocol is used for the frame। above layer से कौन से प्रोटोकॉल की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या एड्रेसिंग स्कीम वो यूज कर रहा है, क्या चीज, यानी कि above layer की इंफॉर्मेशन को फेच करके यहाँ लाके देता है। मैक क्या करता है, 802.2.11 एंड 802.15, ये तो हो गया इथरनेट, ये हो गया वायरलेस, और ये हो गया वायरलेस में ब्लूटूथ। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा इनकैप्सुलेशन एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड प्रोवाइड डाटा लिंक एड्रेसिंग, कि अब नीचे किस फॉर्मेट के अंदर मुझे डाटा को सिग्नल बनाना है। हम कहते हैं ना डाटा वायर के ऊपर गया, डाटा नहीं जाता कभी भी, डाटा पहले चेंज होता है किसमें, सिग्नल की फॉर्म में, एंड दैट सिग्नल इज बिट।
जो मिनिमम हमारे पास जो यूनिट है वो बिट है, फिर जिसको वो बिट की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड देन फिर सिग्नल की फॉर्म में आगे बढ़ाता है। अगर कॉपर है, ये डिटेक्ट करेगा कि अगर कॉपर लगा हुआ है तो क्या होगा, तो वो इलेक्ट्रिक पल्सेस के अंदर जाएगा। अगर फाइबर ऑप्टिक लगा हुआ है तो लाइट पल्सेस के अंदर जाएगा। अगर वायरलेस है तो फिर रेडियो बीम या आपके जो है वो दूसरी जो हमारे पास माइक्रोवेव बीम्स होती हैं उनके थ्रू वो डाटा जो है वो ट्रैवल करेगा। उसी हिसाब से उन प्रोटोकॉल्स को क्यों कैसे करना है वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग कहानी है, उसको हम सीसीएनए में कवर नहीं करते। हमारी बस यहीं तक इन्फॉर्मेशन यहाँ तक होती है कि हम ये गेट कर लें कि ये मैक यहाँ तक क्या कर रहा है। इसको सिर्फ डिटेक्ट करना होता है कि कौन से टाइप का मीडिया आप यूज कर रहे हैं ताकि उसी हिसाब से वो कर ले। ओके, मैक हम जो यूज करते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल वो एड्रेसिंग के हवाले से ज्यादा यूज करते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे सीसीएनए के अंदर आएगा तो हम वो मैक एड्रेसेस को ज्यादा यूज करेंगे। तो द मैक सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा एनकैप्सुलेशन एंड एसेसिंग द मीडिया। डाटा एनकैप्सुलेशन की रिस्पॉन्सिबल होती है सब लेयर, और मीडिया को एक्सेस करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो IEEE 802.3 डाटा एनकैप्सुलेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या चीजें इंक्लूड करती है? इथरनेट फ्रेम, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इथरनेट फ्रेम। अब क्या उसकी फील्ड होंगी वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रेम कैसे बनता है, क्या होता है। ये प्री डिफाइंड है इथरनेट के अंदर, और वो किस क्या क्या फील्ड्स को यूज करता है। जो सबसे ज्यादा हमारा काम की चीज होती है जैसे यहाँ पे उन्होंने एक मेंशन करी है, दैट इज इथरनेट एड्रेसिंग। यानी कि इसमें एक एनआईसी से दूसरे एनआईसी का एड्रेस होगा, यानी कि सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। एनआईसी के ऊपर जो बर्नट इन एड्रेस होता है या जो फिजिकल एड्रेस भी कहलाता है उसको हम मैक एड्रेस भी कहते हैं। तो इसको लाजमी है कि क्या ये फिल इन करेगा अब इंफॉर्मेशन, मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को फिल करके और फिर ये आगे बढ़ेगा। तो इथरनेट एरर डिटेक्शन, द इथरनेट फ्रेम इंक्लूड्स अ फ्रेम चेक सीक्वेंस एफसीएस ट्रेलर यूज फॉर एरर डिटेक्शन। इफ क्या अगर आपके फ्रेम्स के अंदर एरर आया है तो एक एरर डिटेक्शन का भी फ्रेम के अंदर मैकेनिज्म होता है जो कि ये बता देता है कि ये फ्रेम किसी भी वजह से, किसी भी वजह से कोई भी वजह हुई जिसकी वजह से इनके अंदर एरर आ गया तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो वो जब आप पैकेट स्निफ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको चीजें पता लग जाती हैं। तो IEEE 802.3 मैक्स सबलेयर इंक्लूड द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ईथरनेट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ओवर वेरियस टाइप ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग कॉपर एंड फाइबर। जैसे कि आपको बताया, कॉपर के ऊपर, फाइबर के ऊपर और वायरलेस के ऊपर अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो IEEE का फिजिकल लेयर के लिए 802.3U फास्ट इथरनेट, और 802.3.z गीगाबिट इथरनेट के लिए ओवर फाइबर यूज होता है, गीगाबिट इथरनेट और ओवर फाइबर। और 802.3 ए बी फॉर गीगाबिट इथरनेट ओवर कॉपर, और 802.3 ए ई वो 10 गीगाबिट इथरनेट ओवर फाइबर और एक्सेट्रा, इन सब के लिए यूज होता है। अपर लेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ 802.3 का स्टैंडर्ड आपके पास चल रहा होता है, या ओ सॉरी 802.2 का स्टैंडर्ड चल रहा होता है, जो कि आपको क्या लेकर आता है, अपर लेयर की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को लेकर आता है। लेगेसी ईथरनेट यूज अ बस टोपोलॉजी or hub is a shared half duplex medium. Over a half duplex medium uses the contention based access method, carrier sense multiple access collision detection. कल दो चीजें डिस्कस करी थी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन और दूसरी थी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अभी भी यूज करते हैं हम वायरलेस के अंदर। अभी भी हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है वो फुल डुप्लेक्स के ऊपर नहीं है, वो हाफ डुप्लेक्स के ऊपर ही है। और उसके ऊपर हम क्या यूज करते हैं, वो CSMA बाय CA, यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। तो जो लेगेसी इथरनेट के जो थे, यानी कि बस टोपोलॉजी, यानी कि शुरू शुरू के जब हब यूज होते थे, स्विच नहीं आए थे, तो उनमें ये CSMA बाय CD इसका यूज होता था। इथरनेट लैन ऑफ टुडे यूजेस स्विचेस दैट ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स। आज के दौर के जो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो स्विच यूज करते हैं, और वो स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस हैं। यानी कि फुल डुप्लेक्स से मुराद, अब आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि एट अ टाइम डाउनलोडिंग भी करेगा और अपलोडिंग भी करेगा। कल ये बहुत डिटेल में बात डिस्कस हुई थी कि हमारा मैकेनिज्म क्या है और क्या चीजें, मैंने आपको ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कल समझा दिया था। तो फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब हो गया, एट अ टाइम डाउनलोडिंग भी करेगा और अपलोडिंग भी करेगा। full duplex communication with Ethernet switch do not require access control CSMA by CD। अब ये बात भी आप लोगों को समझ में आ रही थी कि हमने वहां पे आपको बताया था कि एक सिंगल मीडियम है तो रेस लगी हुई है कि कौन पहले भेजेगा, और भेजेगा तो कोलूजन ना हो, और अगर हो जाए तो क्या होगा। डिटेक्शन और अवॉइडेंस भी समझाया था।
ओके। तो डिटेक्शन होते थे, जब कोलूजन डिटेक्ट हो जाती थी तो ये क्या करता था, हब को, जो डिवाइस थी उसको ये रीसेट कर देता था, और फिर जो जिसकी वजह से हुई है वो कोलूजन, तो उसको ये क्या करता था, टाइमर लगा देता था सबके पास, जो जो कम्युनिकेशन करने के जो के उस वक्त विलिंग थे, जो जो डिवाइसेस के एक कम्युनिकेशन चल रही थी और दूसरी चंद एक डिवाइसेस ने अपनी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। तो सिंगल बैकएंड पे मीडियम होने की वजह से या मीडिया होने की वजह से क्या होता था, कोलिजन हो जाती थी। तो ये इस हब को रीसेट करने के बाद, यानी कि रीसेट पावर ऑन ऑफ करने के बाद, और फिर ये सबको नंबरिंग कर देता था ताकि कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो जाए, और फिर जो है आप जो है उसको बाकी फिर दूसरा नंबर चले, तीसरा नंबर चले, चौथा नंबर चले। ये एक मसला था कि अगर आपने कभी हब को लगे देखा हो, तो हमने देखा, हमने काम भी किया, तो उसके अंदर क्या होता था, हर थोड़ी देर के बाद सारी हब की लाइट्स जलती थी और फिर दोबारा एक एक करके ऑन होना शुरू होती थी। दैट इज द रीसेटिंग प्रोसेस, कि वो सबको नंबरिंग अलॉट करे। अब वो उस वक्त में जो डिवाइसेस विलिंग थी उनको तो नंबर अलॉट होगा, उन्होंने कम्युनिकेशन कर दी, नाउ फाइन। अब सब कुछ सेटल डाउन चल रहा है, अब फिर एकदम जो है ना किसी की कम्युनिकेशन चल रही थी और बीच में कोई और भी आ गया, तो दोबारा ये रीसेट करेगा। ये यही प्रोसेस चलता रहता था सीएसएमए बाय सीडी के अंदर, यानी कि जब हम हब को यूज करते थे। सो द मिनिमम ईथरनेट फ्रेम साइज इज 64 बाइट्स। जो मिनिमम स्टैंडर्ड है इथरनेट के फ्रेम साइज का, वो क्या है, 64 बाइट। इससे लेसर होगा तो क्या होगा, और जो मैक्सिमम है वो 1518 है बाइट्स। खैर, अब कुछ सिनेरियो में जब से गीगाबिट आया है, तो ये आईओएस में डिफाइंड होता है, और ये साइज हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर, मतलब आईओएस ही अपने पास से साइज को एक्सटेंड कर देता है कि जंबो फ्रेम्स के अंदर ये क्या होते हैं, ट्रीट हो रहे होते हैं। तो द प्रीमेबल फील्ड इज नॉट इंक्लूडेड व्हेन डिस्क्राइबिंग द साइज ऑफ द फ्रेम। ये जो प्रीमेबल फील्ड होती है, प्रीमेबल किसे कहते हैं, स्टार्ट फ्रेम डेलिमीटर। कल आपको बताया था कि फ्रेम की स्टार्ट बिट सीक्वेंस रखता है अपने पास हर फ्रेम का, कि ये है स्टार्ट बिट, और एक एंड बिट सीक्वेंस का रखता है। एंड बिट सीक्वेंस जैसे ही आता है तो वो समझ जाता है कि फ्रेम यहाँ पे एंड हो गया, नाउ देयर इज नो एरर इन दिस। अब जो फ्रेम आएगा वो नेक्स्ट फ्रेम आएगा, वो उस सीक्वेंस के थ्रू आ रहा होगा, राइट। सो एनी फ्रेम लेस देन 64 बाइट इन लेंथ is considered a collision fragment or runt frame and is automatically discarded. Frame with more than 1500 bytes of data are considered jumbo or baby giants frame. जंबो और बेबी जायंट्स फ्रेम के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं, अगर वो मैक्सिमम होते हैं तो, राइट। जैसे कि आजकल के दौर में हमारे पास गीगाबिट इंटरनेट चल रहा होता है, तो वो हमारे पास जंबो और बेबी जायंट्स फ्रेम के तौर पे ही कंसीडर होंगे। अगर आपके आईओएस में ये डेफिनेशन नहीं है, मतलब आपका स्विच में कोई गीगाबिट की पोर्ट नहीं है, तो आपका स्टैंडर्ड ही 1518 बाइट्स पर ही रहेगा। जंबो फ्रेम के ऊपर, इसके ऊपर वो आपको नहीं जाने देगा। पर फ्रेम का मैं आपको कैपेसिटी बता रहा हूँ। 64 बाइट से लेसर होगा तो क्या कंसीडर करेगा, ये तो फिक्स्ड बात है कि उसको रन फ्रेम कंसीडर करेगा। देयर मस्ट बी सम कोलूजन, और कोई और मसला आ गया जिसकी वजह से ये पूरे अपने बाइट्स नहीं कर पाया, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन ही फेच करके नहीं लेकर आ पाया। ओके, सो इफ द साइज ऑफ अ ट्रांसमिटेड फ्रेम इज लेस देन और मिनिमम हो, यानी कि लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो जो डिवाइस है वो क्या करती है, वो ड्रॉप कर देती है ऐसे फ्रेम को, वहीं पर देखते हुए उनको ड्रॉप कर देती है। और वो एक अलग मैकेनिज्म है, तो फ्रेम ड्रॉप हो गया तो फिर वो वापस रिकॉल करा जाएगा। अब ये देखें, लेयर टू लेयर डिपेंड करता है। फ्रेम ड्रॉप हो गया, नहीं पहुंच पाया, फ्रेम के एंड पे आके डेटा लिंक लेयर के ऊपर आके कोई एरर आया, कुछ भी हुआ, वो नहीं पहुंच पाया, तो अब जब नहीं पहुंच पाएगा तो ये डेस्टिनेशन की जो डिवाइस है वो बताएगी यहां पर सोर्स की डिवाइस को, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी का प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, क्या, कि अगर डाटा लिंक लेयर पे किसी भी वजह से, आईपी की वजह से, किसी भी और लेयर की वजह से, या फिजिकल लेयर पे किसी ट्रांसमिशन की ना होने की वजह से मीडिया आपका कट हुआ है, इसकी वजह से ये नहीं पहुंच पाया, तो वहां सीक्वेंस आउट हो जाएगा डेस्टिनेशन पे। वो सीक्वेंस कौन चेक करता है, टीसीपी का प्रोटोकॉल यूज करता है लेयर 4 के ऊपर। तो वो इंफॉर्मेशन देता है कि ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्रेम मुझे दोबारा भेजो। सपोज 1 2 3 4 मिस हो गया, 5 रिसीव हो गया, 6 रिसीव हो गया, 7 रिसीव हो गया, तो 4 की एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगी, बल्कि बोला जाएगा कि 4 मुझे दोबारा भेजो, 4 रिसीव नहीं हुआ है। अभी कैसे करते हैं ये हम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, मगर एरर यहां आया, और अगर ये डिटेक्ट होने से, मतलब ये डिलीट हो गया, या ये फ्रेम जो है वो डिस्कार्ड हो गया, ड्रॉप हो गया, तो अब
इससे हमें ये बात पता लग रही है, या ये बात मैं यहाँ पे आपसे क्यों कर रहा हूँ, कि लेयर आपस में मिल के काम करती हैं ये सारी की सारी। ये जो पूरी एक कम्युनिकेशन चल रही है, तो उसमें ओएसआई रेफरेंस मॉडल की तमाम लेयर्स की अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी के हिसाब से ये सारी की सारी काम कर रही होती है। यानी कि बस इसका टिक हो गया, बस अब कुछ नहीं है, अब आगे इसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, या आईपी है और कुछ नहीं है। वो सारी बातें अपनी जगह पे, मगर ये अपना जो है क्या है, कि ये तमाम लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिंगल अप होकर काम करती हैं, अ, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके काम काम करती हैं। They are considered in our jumbo frame. Jumbo frames are usually supported by most fast Ethernet and gigabit Ethernet switches and NICs. Jumbo frame जो है वो मोस्टली किसके साथ सपोर्ट करते हैं, जो कि फास्ट Ethernet की पोर्ट्स होती हैं और गीगाबिट की Ethernet की पोर्ट्स होती हैं, उनके साथ ही आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो Ethernet के मैक एड्रेसेस, तो मैक एड्रेस क्या होता है उसको देख लेते हैं। मैक एड्रेस एंड Ethernet मैक एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 48 बाइट्स। जो हमारे पास एक पीसी का आ रहा होता है मैक एड्रेस, हम अगर आईपी कॉन्फ़िग अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं अगर सीएमडी करूं और मुझे अपना मैक एड्रेस देखना है, तो मैं आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल लिख के चला दूं, तो मेरे पास जितने भी एनआईसीज लगे हैं, चाहे वो वायरलेस हैं, चाहे वो वायर्ड है, चाहे कोई वर्चुअल मैंने क्रिएट किया हुआ है, उन सब का आ गया। फिलहाल मैं इथरनेट के ऊपर चला जाता हूँ। ये मेरे इथरनेट की हेडिंग आ गई, और इसमें एक अदद ये मेरा फिजिकल एड्रेस आ गया। यहाँ पे फिजिकल एड्रेस से मेंशन है, ये डैश से भी मैं, ये डैश के थ्रू भी रिप्रेजेंट होते हैं, और ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होते हैं, और ये टोटल 12 नंबर होते हैं। और एक हेक्साडेसिमल का नंबर अपने अंदर में 4 बिट कैरी करता है। एक हेक्साडेसिमल का नंबर अपने अंदर में 4 बिट कैरी करता है, तो 12 फोर ज़ा 48। तो टोटल एड्रेस जो है वो 48 बिट का होता है। कितने बिट का? 48 बिट का होता है। ये कोलन से भी रिप्रेजेंट होता है, ये 4 डॉट से भी रिप्रेजेंट होता है। ये मुख्तलिफ इसकी रिप्रेजेंटेशन है, मगर ये होंगे टोटल बस 12 नंबर। ये ऐसे भी हो सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लूँ। हमने इसको कॉपी कर लिया और हमने यहाँ पे नोटपैड पे आ गए, और ये अगर हमारा मैक एड्रेस है, एक तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गई। एक रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि इन डैशेस की जगह कोलन लगाओ। तो इससे घबरा मत जाइएगा, परेशान मत होइएगा। हर वो आईओएस या हर ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी फॉर्मेशन होती हैं। कुछ इस तरह से भी दे देते हैं, इसको मिटा दें, 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 हर चार के बाद एक डॉट लगा दें। कुछ इस तरह से भी दे देते हैं। बस कहने की बात ये है, ये बस 12 बिट होंगी और 12 नंबर्स होंगे, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होंगे, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर होंगे, तो इसका मतलब यही है कि ये 48 बिट कैरी कर रहे हैं। या कोई ऐसा मसला नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। स्मॉल और आपका जो है, जो भी कुछ कैपिटल, बोथ के अंदर ही चलता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। तो गिवन दैट 8 बिट 1 बाइट इज अ कॉमन बाइनरी ग्रुपिंग from 0002 111 can represent in hexadecimal as 00 और FF। 8 बाइट जो आपके पास होती हैं, 8 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट होती है बेसिकली, हम मेजोरिटी 8 बिट्स के अंदर ही उसको कर रहे होते हैं। तो कॉमन बाइनरी ग्रुपिंग इसकी इस तरह से होती है, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, कि हम ऐसे 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा भी था जब हमने सबनेटिंग करी थी, कि एक नॉर्मल 8 बिट को हम ऐसे ग्रुप करते हैं, 000 से लेके, मतलब ये 8 दफा 0 से लेके और 8 दफा 1 तक, ये क्या होता है, रिप्रेजेंट हो जाता है। मजीद जब हेक्साडेसिमल में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हेक्साडेसिमल की वैल्यू 4 बिट कैरी कर रही होती है, तो उसको हम ऐसे करेंगे। और हेक्साडेसिमल में जो नंबरिंग सिस्टम होती है, ये हम सब जानते ही हैं, 8th क्लास में और उससे पहले भी हमने पढ़ी होती है, तो इसे सारे के सारे जानते होंगे। ये हेक्साडेसिमल 1 से लेके 9 तक, एंड देन फिर ए से लेके एफ तक चलता है। ये उसकी नंबरिंग स्कीम है। स्लैश 16 बेस 16 का नंबर होता है। ऐसे बाइनरी हमारा क्या है, हमारा बेस 10 का नंबर है डेसिमल, हम बेस 10 के ऊपर चले होते हैं। टोटल नंबर सिस्टम जो है वो हमारा क्या है, बेस 10 है। ऐसे ऑक्टल होता है बेस 8 का नंबर, ऐसे बाइनरी होता है बेस 2 का नंबर। तो बेस 2 रखी जाएगी, आगे पावर रखी जाएगी, इस तरह से चल रहा होता है। तो जो हेक्साडेसिमल होता है वो बेस 16 का नंबर होता है। किसका नंबर होता है? बेस 16 का नंबर। तो उसके अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, दैट इज एफ। कितनी होगी? 0 से काउंट करेंगे और एफ तक आ जाएंगे मैक्सिमम। ऐसे मेरे पास अगर मैं आपसे बाइनरी में पूछूं कि भाई मेरे पास बाइनरी में क्या नंबर स्कीम है, डेसिमल सॉरी बाइनरी में क्या नंबर स्कीम है, तो मेरे पास बाइनरी में दो ही नंबर स्कीम है, इसीलिए उसे बेस 2 कहा जाता है, या तो 0 है या 1 है।
इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसी के कॉम्बिनेशंस लेके हम चल रहे होते हैं। डेसिमल का पूछूं तो क्या है, तो 0 से लेके 9 तक है, सही ना। 10 कुछ नहीं है, 10 इज द कॉम्बिनेशन। 10 कुछ नहीं होता। बहुत लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट गलत होता है कि 1 से लेके 10 तक है। नो, बाइनरी का नंबर जो ग्रुप है वो क्या है, 0 से लेके 9 तक। गिन लीजिए, ये होंगे 10, 0 को इंक्लूड करेंगे 9 तक आएंगे तो होंगे 10। उसके बाद जो चलता है वो सब कुछ वो उसका कॉम्बिनेशन है। फिर हम 1 को इधर रखते हैं और फिर ये दोबारा चलाते हैं, तो 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर वो 1 9 तक जब पहुंच जाते हैं तो फिर हम इधर वाली बिट में इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये 2 हो जाता है, फिर 2 0 2 1 2 3 ऐसे चल रहा है। ऐसे ये हेक्साडेसिमल 0 से लेके कहां तक जाता है, ये एफ तक जाता है। 9 के बाद इसके पास ए बी सी डी, इसके पास 16 कॉम्बिनेशन या 16 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं, इसलिए इसको बेस 16 का नंबर कहते हैं। When using hexadecimal, leading zeros are always displayed to complete the 8-digit representation. For example, the binary value of 0001010, ये 10 है, 8 और 2 के बिट ऑन है, तो ये 10 लिखा हुआ है, is represented in hexadecimal as 0A। तो जीरो जो है ना पीछे हम लगा देते हैं ताकि हम आगे की उसको जो है ना वो कर लें, पूरा कर लें, तो ये जीरो ए के तौर पे रिप्रेजेंट हो जाएगा हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल नंबर आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू प्रेसिडेड बाय या तो 0x आप लिख सकते हैं, कि आपको 73 लिखना है। अभी कैसे आप किसी को बताएंगे कि भाई ये डेसिमल में नहीं है, ये हेक्सा में, तो अगर आप उससे पहले जीरो और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये 73 कहलाता है, मतलब ये हेक्साडेसिमल का 73 कहलाएगा। और आप 73 एच कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अगर आप 73 एच कैपिटल में लिखेंगे तो भी, किसी को आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट करना है या कुछ आपने देना है और आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू जो मैं लिख रहा हूं ये हेक्साडेसिमल में है, ये डेसिमल में नहीं है, तो आपके पास ये दो तरीके हैं, 0x करके और एक 73 यानी कि एच लगा के। इसके आगे अगर आप एच लगा देंगे तो क्या होगा कि ये आपका हेक्साडेसिमल काउंट होगा। पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा अगर उसको ये बात पता होगी, जैसे आप लोगों को आज पता लग गई है या पहले से पता होगी होपफुली। सो ये जो मेरे पास ये जो 48 बिट है टोटल, यानी कि 12 नंबर से जो 48 बिट आ रही है, ये पूरी कहानी इसके ऊपर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है मैक एड्रेस। पहला कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ये क्या है भाई, एचपी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाएगी, सिस्को, बहुत सारे ये ले लेते हैं इस ये शुरू की बिट। तो आप शुरू की बिट अगर जाएंगे तो नेट पे भी आप उनकी ये 12 बिट से ये जो आपके पास 24 बिट है बेसिकली, उनसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइस है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चरर है इन डिवाइसेस की, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो फायरवॉल हो, कोई भी जहां पे मैक एड्रेस यूज होगा वहां पर वो क्या करेंगे, जहाँ पे पोर्ट एनआईसी होगा वहां पे मैक एड्रेस आएगा। और वो मैक एड्रेस के जो जो पूरा मैक एड्रेस है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा था, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये वाला पोर्शन परचेज करना पड़ता है, ये वाला पोर्शन। दूसरी बात, अब वो एक डिवाइस के लिए, जैसे इसको तो बहुत सारी डिवाइस जो 2960 का स्विच है, अब उसने एक थोड़ी बनाया, बहुत सारे बनाए, मतलब एक 2960 के स्विच के मॉडल के जो नंबर ऑफ स्विचेस हैं वो बहुत सारे हैं, तो ये वो वेंडर असाइंड आ जाता है। ये क्या आ जाता है, वेंडर असाइन, यानी कि उस पर्टिकुलर मॉडल के इतने मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ स्विचेस है, तो हर एक के अंदर जो जो पोर्ट्स लग रही होंगी या राउटर के अंदर जो पोर्ट्स लग रही होंगी उनके अंदर यहाँ से वेंडर असाइन मैक एड्रेस उनको असाइन हो रहा होगा। यानी कि ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है ये वाला पोर्शन, और ये उस डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसका रेफरेंस मॉडल भी, ये एक सिस्को का या ये समझ सपोज कर लें कि एचपी का कोई लैपटॉप है, एचपी का कोई कोर i5 लैपटॉप है, उसके कोई भी मॉडल नंबर है, तो वो यहां से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने वो यहां से रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, वेंडर असाइन, वो यहाँ पे आप इसके अंदर वो इंक्रीमेंट करते चले जाते हैं और फिर वो आगे उतनी प्रोडक्शन करते हैं। 10,000 यूनिट निकालने हैं, 5,000 निकालने हैं, 1,000 निकालने हैं, जो भी निकालने हैं, वो यहाँ से फिर वो असाइन करते चले जाएंगे। ये वो परचेस करके then फिर लेते तो ये पूरा ही है, उसके बाद फिर चलते हैं। सो यहाँ समझने की बात क्या थी, ये थी कि ये एक मैक एड्रेस हमारे पास दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है। ओके, सो अब फ्रेम की प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। व्हेन अ डिवाइस इज फॉरवर्डिंग अ मैसेज टू एन ईथरनेट नेटवर्क, द ईथरनेट हेडर इंक्लूड अ सोर्स मैक एड्रेस एंड अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। जब एक डिवाइस फॉरवर्ड करेगी कोई भी मैसेज एक ईथरनेट नेटवर्क के ऊपर, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर, तो क्या होगा कि उसके हेडर में लाजमी है
कि एक सोर्स का मैक एड्रेस इंक्लूड होगा और एक डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इंक्लूड होगा। और अगर उसके पास ये दो चीजें नहीं है तो वो क्या करेगी, कोशिश करेगी इसको एक्वायर करने की एक और प्रोटोकॉल की मदद से, जिसको हम आर्प कहते हैं। अगर उसके थ्रू भी कोई इंफॉर्मेशन निकल कर ना आए तो वो इसको ड्रॉप कर देगी। सही है भाई। तो व्हेन अ एनआईसी रिसीव एन ईथरनेट फ्रेम, it examine the destination MAC address to see if it matches the physical MAC address that is stored in the RAM। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is stored in the RAM। यानी कि हर स्विच अपने अंदर में एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है। क्या बनाता है? एक मैक एड्रेस टेबल बनाता है जो कि उसके कहाँ होता है, रैम में होता है। रैम में होता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई रैम में अगर होता है तो ये क्या है, अगर ये स्विच को मैं रीस्टार्ट करूंगा तो ये जो पोर्ट की इंफॉर्मेशन है ये सेव रहेगी जो कि रैम के अंदर है, या ये डिस्कार्ड हो जाएगी? मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ कि ये पोर्ट की इंफॉर्मेशन सेम रहेगी या फिर डिस्कार्ड हो जाएगी? एक जवाब आया मेरे पास, सेव रहेगी। तो बड़ा करूं मैं एक मिनट चैट को। सेव रहेगी, डिस्कार्ड होगी, क्योंकि स्विच की रैम नॉन वोलेटाइल होती है। ये बात जो, अच्छा शाहिद साहब ने ही दोबारा कहा। ओके, नेम नोट, सही है सही। तो ये पहले में हमने आपको बता दिया था कि एक एनवी रैम होती है और एक रैम होती है, तो हमने यहाँ सिर्फ रैम की बात करी है अभी। तो रैम, एनवी रैम नहीं कह रहा, रैम कह रहा है। तो रैम का मतलब क्या है कि जो भी चीज इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो वॉलेटाइल है, मतलब कि वो टेम्पररी है जब तक कि स्विच ऑन है। और वैसे भी ये एंट्री सिर्फ 5 मिनट तक रहती है। अगर कोई कम्युनिकेशन ना हो तो ये डिस्कार्ड कर देता है, लेकिन इसकी कैशे के अंदर कहीं ना कहीं होता है तो ये फौरन दोबारा जाके उसको ले भी आता है, जल्दी दोबारा वो प्रोसेस नहीं चलाता आपका, उसको जल्दी ले आता है। तो इफ देयर इज नो मैच द डिवाइस डिस्कार्ड द फ्रेम। अगर मैच नहीं है तो डिस्कार्ड कर देगा। इफ देयर इज अ मैच, it passes the frame up the OSI layer where the decapsulation process take place। तो ये क्या करेगा, रिसीविंग है तो ये अप एक लेवल कर देगा, अगर नहीं मिलता है तो डिस्कार्ड कर देगा, अगर मिल जाता है, फ्रेम मैच कर गया, तो ये ऊपर वाली लेयर को दे देगा मजीद डीकैप्सुलेट होने के लिए। ना अब तुम देखो कि यार कौन सा आईपीए क्या है, वो तुम्हारा काम है। मेरे पास से मैच हो गया, मैंने इसको आगे अब बढ़ा दिया, राइट। सो Ethernet NIC will also accept frame in the destination MAC address is a broadcast or a multicast group of which the host is a member। अगर आपका होस्ट एक मल्टीकास्ट ग्रुप का मेंबर है या किसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मेंबर, ऑब्वियसली जो मेंबर वो ये खुद ही बनते हैं, तो जो एनआईसी जो है वो मैक एड्रेस फील्ड में वो पर्टिकुलर एड्रेस मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के लगाएगा। जब आपके साथ साथ कुछ और लोगों के साथ भी वो कम्युनिकेट कर रहा है तो वो उसी टाइप के आपके मैक एड्रेस को को लगा के उसने खुद ये ग्रुप की फॉर्मेशन करी हुई होती है अपने अंदर में। तो एनी डिवाइस दैट इज द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ एन ईथरनेट फ्रेम विल हैव एन ईथरनेट एनआईसी एंड देयरफॉर अ मैक एड्रेस। तो जो भी एक डिवाइस होती है जो कि ईथरनेट फ्रेम को फॉरवर्ड कर रही है या ले रही है, सोर्स और डेस्टिनेशन को डील कर रही है, लाजमी है कि उसके एनआईसी के ऊपर क्या होगा, एक अदद मैक एड्रेस होगा जो कि बर्नटेंड होगा, और वो लाजमी एक एनआईसी कैरी कर रही होगी। यानी कि हम ये समझें कि जो भी हमारे पास नेटवर्क में एक पोर्ट है बेसिकली, चाहे वो स्विच के ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स हैं या कोई भी है, वो अपने आप में एक अदद मैक एड्रेस को यूज कर रही होती है। इस पे एक सवाल अगर होता है वैसे, लेकिन वो शायद आप लोगों के जहन में अभी नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में शायद आ जाएगा, जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो आ जाएगा। खैर, सो दिस इंक्लूड्स वर्क स्टेशन, सर्वर, प्रिंटर, मोबाइल डिवाइसेस एंड राउटर्स, स्विचेस, वॉट एवर, जो भी कुछ है सबके पास, जो जिसके पास एक पोर्ट है, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक अदद एनआईसी है, वो पोर्ट एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, और उसके साथ क्या आ रहा है, इसका एक मैक एड्रेस लाजमी आ रहा है। और अब जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो सबके सब अपने पास एक मैक एड्रेस उसके अंदर बर्न इन करके जरूर देते हैं, ताकि ईथरनेट उसके ऊपर क्या हो, चल सके। इन ईथरनेट डिफरेंट मैक एड्रेसेस आर यूज्ड फॉर लेयर टू यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट। अब आपको एक एग्जांपल दिखा रहा है यहाँ पे कि आई नीड टू सेंड दिस फ्रेम टू सर्वर। अगर एक यूनिकास्ट है, सिर्फ सर्वर को भेजना चाहता है,
तो ये क्या करेगा, सर्वर का मैक एड्रेस लगा देगा। सर्वर का मैक एड्रेस कहता है 007E942AC28। तो ये इसने यहाँ डेस्टिनेशन में रखा। सोर्स में आप देखिए कि इसने ये वाला मैक एड्रेस इसने यहाँ डेस्टिनेशन में रखा, और जनाब ये वाला मैक एड्रेस इसने यहाँ डेस्टिनेशन में रखा। ओके, आईपी तो है, आईपी तो आप बता रहे हैं, आईपी तो बोल रहे हैं आपके, मुझे इससे बात करनी है, सही है। या आप ये भी बोल सकते हैं होस्ट नेम। अब हायरार्की कुछ इस तरह की है। आप इस सर्वर का नाम, सपोज इस सर्वर का नाम है इस सर्वर का नाम है ABC सभी कुछ गायब हो गया। चले, इस सर्वर का नाम है abc.com। दोबारा एनोटेट ले लेते हैं। इस सर्वर का नाम है abc.com। आप तो इस पे बात करते हैं, यही करते हैं ना आप, google.com, abc.com, जो भी है। यहाँ अब इन्वॉल्व होता है डीएनएस। वो करेगा इस नेम से किसमें, आईपी में रिजॉल्व। ये जो आईपी दी हुई है ना 192.168.1 का 200, इस पे रिजॉल्व, यहाँ वो एप्लीकेशन लेयर का काम। ओके, वहां वो डीएनएस हो गया। डीएनएस पे जब आईपी मिल गई, अब आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट करी, तो अब जैसे ये डाटा लिंक लेयर पे आएगा, इसको मैक चाहिए होगा। जब इसको मैक चाहिए तो विद इन द लैन, अगर आप विद इन द लोकल एरिया बात कर रहे हैं तो स्विच ही डील कर लेगा। लेकिन अगर आप बियॉन्ड नेटवर्क जा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये फिर डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस लगा देता है अपने। वो भी आगे चल के देखते हैं। फिलहाल हमने देखा कि यूनिकास्ट में क्या करता है, कि ये तमाम काम करता है। और अगर इसको ना मिले, ये तमाम काम कौन से करता है, कि ये यहाँ पे ये सारी फील्ड्स को भरता है। यहाँ यूजर का डाटा जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कल भी बताया था, इसका मतलब है पैकेट, यानी कि अबव लेयर से ये इंफॉर्मेशन फेच होकर आई है। इसके आगे सब कुछ लग रहा है और आखिर में इसके ट्रेलर लगता है। ओके, सो अगर ये मैक एड्रेस ना मिले तो ये आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक प्रोटोकॉल को यूज करता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसकी फंक्शनैलिटी और तमाम चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। होपफुली के अगले वीक का पहला टॉपिक ही यही हो, नेटवर्क लेयर के साथ, या अगले वीक का सेकंड टॉपिक यही हो। So the process that the host uses to determine the destination MAC address on behalf of IP address। सही है, मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूँ ये, on behalf of IP address बेसिकली ARP ढूंढ के लेकर आता है MAC एड्रेस को। तो और अगर IPv6 यूज करता है, IPv6 में ARP नहीं होता, IPv6 नेबर डिस्कवरी का प्रोटोकॉल यूज करता है। किसका यूज करता है, नेबर डिस्कवरी का प्रोटोकॉल यूज करता है। इसके अपने टाइप के मैसेजेस होते हैं, इसलिए ICMP वर्जन 4 अलग है और ICMP वर्जन 6 अलग है, राइट। सोर्स मैक एड्रेस मस्ट ऑलवेज बी यूनिकास्ट। तो जो सोर्स मैक एड्रेस जो होगा वो क्या होगा, अगर आप यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, तो मस्ट ऑलवेज बी अ यूनिकास्ट। वो क्या रहेगा, यूनिकास्ट ही रहेगा, यानी कि एक सिंगल होगा। अगर मैक एड्रेस क्या हो कि ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, तो इधर देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू लग गई, यानी कि सब बिट 1 है। सब बिट 1 है तो क्या कहलाता है कि ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एफएफएफ। और इधर क्या लग जाएगा, अगर /24 का नेटवर्क है, अब सबनेटिंग की बात कर लेते हैं, अगर ये लेके चल रहा था 192.168.1 का 255, तो अगर मैं यहाँ पे चलूं कि 192 192.168. मैं अज्यूम कर लूं, वैसे तो मैंने कहीं सबनेट मास्क दिया नहीं है, लेकिन चले मैं अज्यूम कर लूं कि 24 पे चल रहा है, क्योंकि 255 लिख रहा है तो 24 ही चल रहा है। 192.168.1 का 0, ये इसकी क्या हो गई होगी, नेट आईडी हो गई होगी। उसके बाद 192.168.1 का 5, वो 1, ये इसकी क्या हुई होगी, फर्स्ट आईपी हुई होगी। इसी में से इसने एक ये 5 नंबर पीसी ये है, और ये इन सबको भेज रहा है। तो इन सबको भेजने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको, कि आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 254 होगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 255 इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी होगी, बीआईपी, और ये थी इसकी लास्ट आईपी। ओके, तो इस वजह से ये 255 यहाँ पर आया, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम सबनेटिंग के अंदर ही, कि ये 255 यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये था, यानी कि ये पीसी इस वक्त अपने पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा है, तमाम पीसी से बात करना चाह रहा है, तमाम पीसी के साथ क्या करना चाह रहा है, बातचीत करना चाह रहा है, जितने भी पीसी हैं इन सब से। तो ये अपने आईपी में ये डाल देगा। तो मैक में क्या लगेगा, मैक में लगेगा आपके पास, एक मिनट रुकिएगा, मैक में लगेगा आपके पास, जो भाई बड़े, ओके, मैक में लगेगा आपके पास एफ 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 एफ, यानी कि सारे वन। ओके, और जनाब मल्टीकास्ट एड्रेसिंग जब होती है तो उसके स्पेसिफिक फिक्स हैं।
ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। तो देयर इज अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ 01005 जो इससे शुरू होगा और फिर उसके आगे मल्टीपल ग्रुप्स बनाता है कि इससे बात करनी है, इसका ये ग्रुप है, इस लैन का ये ग्रुप है। तो उसके साथ ये जो है क्या करता है, IPv4 का मल्टीकास्ट का पैकेट को यूज करेगा। तो मल्टीकास्ट यानी कि इन तीन से बात करनी है और क्या क्या इनसे बात नहीं करनी है। अब ये जो 224.0.0.200 है, ये मैं आप नहीं यूज करते, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं बैक एंड पे मल्टीकास्टिंग के लिए। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, वो अपनी ब्रिज यूनिंग आईडी के लिए स्विचेस से बात करता है, मल्टीपल डिवाइसेस से बात करता है, तो ये मल्टीकास्टिंग का एड्रेस यूज करेगा। OSPF है, उसका अपना मल्टीकास्ट एड्रेस है। राउटिंग प्रोटोकॉल है लेयर 3 का, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए अपनी अपनी आईपीस को यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो ये जो आईपीस को यूज कर रहे होते हैं, तो मैक एड्रेस बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एसटीपी मैक एड्रेस के अंदर डील करता है, उसका आईपी से कोई काम नहीं होता। तो वो मैक एड्रेस को डील करता है मल्टीकास्टिंग के, उसको 3 डिवाइसेस तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, 2 तक नहीं पहुंचानी। हमें तो मल्टीकास्टिंग करनी थी तो हम तो डायरेक्ट उसका एड्रेस कर देते हैं ना। हमें अगर बात करनी है किसी से जो कि मल्टीपल ग्रुप्स में जानी है, तो हम ग्रुप बना देते हैं और उसके वो हमारी कम्युनिकेशन से इसको मैच आप कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें किसकी हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन की। अच्छा, it there is other reserved multicast destination address spanning tree protocol कहते हैं। If it is flooded out all Ethernet switch port except the incoming port unless the switch is configured for multicast snooping, it is forwarded by a router unless the router is configured to route multicast packet। होता क्या है कि मल्टीकास्ट की ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले ये इसको फ्लड कर देता है ताकि जानने के लिए कि कौन क्या क्या लगा हुआ है। फ्लडिंग किसे कहते हैं, पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट को कहते हैं। तो अपने आप को छोड़ के जब भी याद रखिए कि फ्लडिंग होगी या ब्रॉडकास्टिंग होगी, आप यहाँ पे अगर निशान देखेंगे तो ये जो एरो के निशान निकल रहे हैं ना, ये वापस नहीं आ रहा है। यानी कि जो होस्ट ब्रॉडकास्ट को जनरेट करता है ना, उसकी पोर्ट को छोड़ के जितनी भी पोर्ट्स होती हैं उन पे ब्रॉडकास्ट का हो जाना, इसको फ्लडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी टर्म क्या है, फ्लडिंग है। यानी कि उस पैकेट को फ्लड कर देता है वो तमाम में। तो ये कहां कहां होती है, ये जिस पोर्ट से जनरेट हुई है सिर्फ उसको छोड़ के पूरे नेटवर्क के अंदर फैल जाती है। अगर यहां से कनेक्ट होके एक स्विच और लगा हुआ है, ओके, और इसके अंदर भी इसके अंदर भी हमारे पास क्या लगे हुए हैं, पीसीज लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, पीसीज लगे हुए हैं। ये उनके अंदर भी क्या होगा, फ्लड हो जाएगा। यहां पर सपोज कर लें एक और स्विच लगा हुआ था, उसके साथ भी पीसीस लगे हुए थे, तो ये एक यहां से जो चलेगा, ये जहां जहां इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी, जहां जहां लॉजिकल सेगमेंट इसका सेम होगा, जहां पे इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम होगा, ये उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी कि फ्लड कर देगा, वहां पे उसको भेज देगा, राइट। तो ये हमारे पास इस तरह से चल रहा होता है। ओके, सो because multicast address represent a group of addresses sometimes called a host group, they can only be used in the destination packet। तो ये बात भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो मेजोरिटी ऑफ टाइम, ज्यादा समय का जितने भी ये मल्टीकास्टिंग के ग्रुप बनते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन के अंदर ही यूज हो सकते हैं। बिकॉज कभी भी आपने कम्युनिकेशन में ये नहीं देखा होगा, मैंने आपको जो बताया कि मैं जो आपको बता रहा था कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, तो यहाँ पे है सेंडर और यहाँ पे है सोर्स, लिखे हैं सोर्स, और इधर लिखे डेस्टिनेशन। तो यूनिकास्ट क्या होता है, 1:1। मल्टीकास्ट क्या होता है, 1:मैनी। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है, 1:ऑल। ये बात 100 बार बता चुका हूं, मगर यहाँ पे भी नोट डाउन करने वाली बात क्या है, सोर्स में अगर आप देखेंगे तो इधर 1 रहा। कभी भी किसी कम्युनिकेशन में आप यहां एक से ज्यादा नहीं देखेंगे। हमेशा जो भी चेंजिंग आ रही होती है, 1 है, मैनी है, ऑल है, वो डेस्टिनेशन साइड पे आ रही होती है। तो जो ये बात कर रहा है आपसे पीछे के जो ग्रुप बनेंगे ना, वो यहाँ वाली बात कर रहा है, मैनी के। ये जब मल्टीकास्टिंग हो रही होगी तो ग्रुप्स बन जाएंगे, और वो कैन ओनली बी यूज्ड इन डेस्टिनेशन। ओके, सोर्स में हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। कभी भी ये नहीं होता कि दो मिल के कोई मैसेज भेज रहे हैं, आप ही भेजते हैं या कोई और भेजता है, जो भी है, जो भी यूजर है, तो वो कभी ये नहीं होता कि मैं और तुम मिलके एक मैसेज भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। सोर्स हमेशा क्या रहता है, वो एक ही रहता है, राइट।
सो अच्छा, और आगे क्या ये बोल रहे हैं, ये आगे बोल रहे हैं एज विद द यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट द मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस रिक्वायर अ कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। जब मल्टीकास्ट का आप आईपी एड्रेस को यूज करती है कोई भी डिवाइस या कोई प्रोटोकॉल, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस भी उसको इस्तेमाल करना पड़ता है अपने बैकएंड पे। बात ये है कि ये सारी बातें आपको क्यों बताई जा रही है, वजह एक बात है, जब हमने ये काम करना नहीं है, लेकिन हमने ये काम कभी ना कभी समझना जरूर है, यानी कि हम तो नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइस कर रही है, मगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। वो कल को हम कभी पैकेट को स्निफ करें वाई शार्क के थ्रू, या अभी पैकेट ट्रेसर के अंदर हम चीजों को देखेंगे, तो हमें ये पढ़ना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि यार ये 224 का क्या था, तो ये मैक एड्रेस क्या यूज कर रहा था, मल्टीकास्ट के ग्रुप का कोई ना कोई मैक एड्रेस होगा। हमें ये बात पढ़नी आनी चाहिए। ओके, तो इस वजह से ये सारी बातें आपको समझाई जाती हैं। ये कम्युनिकेशन गवर्न किस तरह से हो रही है, कैसे ये लेके चल रहा है, बैक एंड पे क्या कहानी चल रही है। आपने तो गूगल लिख के एंटर मार दिया, मगर बैक एंड पे हुआ क्या, या आपने तो कुछ भी किया, आपने अपने डोमेन से कोई बात करी या आपने अपने डेटाबेस से कोई बात करी, मगर बैक एंड पे क्या हुआ, तो वो सारी चीजें आपके लिए समझना जरूरी होती है। तो द मैक एड्रेस टेबल, तो भाई a layer 2 ethernet switch uses a layer 2 MAC address to make forwarding। मैं in the meantime backend पे खोल दूं, तो यहाँ पर क्या है भाई सिलसिला, कि it is completely unaware of data protocol being carried in the data portion of the frame such as the IPv4 packet और ARP message और IPv6 ND packet। अगर भाई बात ये है कि उसको नहीं पता कि भाई ये जो कैसे डाटा कहाँ पहुंचा रहा है, क्या कर रहा है, वो बिल्कुल अनअवेयर होता है कि प्रोटोकॉल जो भी आप नेटवर्क लेयर के ऊपर यूज कर रहे हो, आईपी यूज कर रहे हैं, आईपीवी6 को यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो नहीं, उसको तो मैंने आपको बता दिया ना, स्विच को मैक एड्रेस चाहिए जब भी वो आगे बढ़ेगा, वरना वो आगे नहीं बढ़ेगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सारी बातें जो 4 स्लाइड्स हैं, इनको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम कर रही है। फिल्टरिंग फ्रेम, फलाना ढिमका, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, व्हाटएवर। तो बात ये है सारी की सारी कि हमने यहाँ पे एक अदद क्या किया, हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले 2 पीसी रखे। 2 पीसी, बहुत छोटी सी एग्जांपल से हम तमाम चीजें समझ जाएंगे। हमने यहाँ 2 पीसी रखे और हमने जनाब अली यहाँ पे एक अदद स्विच रख दिया, और इस स्विच लेके हमने क्या किया कि इसको हमने स्ट्रेट केबल के थ्रू किसी भी पोर्ट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इसको मैं 1 पे लगा रहा हूँ और इस भाई को मैं पीसी को जो है वो 2 पे लगा रहा हूँ। अब मैं आया और मैंने आया क्या कि इससे कहा सीएलआई पे कि भाई मुझे जरा बताओगे। ओहो, शो मैक एड्रेस जस्ट टेबल, ये कमांड है मैक एड्रेस को देखने की। तो प्रिविलेज मोड में रहते हुए मैं अगर ये चलाऊं तो ब्लैंक पड़ा हुआ है, नया कोरा स्विच था बिल्कुल। इसको बेचारे को क्या पता ये कौन सी डिवाइस क्या लगी है, ना इसको कुछ पता, नहीं कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेट करा देगा, नहीं कराएगा। अब मैं अगर यहाँ पे अच्छा मैं कम्युनिकेट कैसे करूं इससे, अभी मैं मैक से कर सकता हूँ कम्युनिकेट, नहीं, मैं तो आईपी से करता हूँ या नेम से करता हूँ। ये दो मेरे लिए एक्सेप्टेबल ह्यूमन के लिए हैं। वो मैक के हेक्साडेसिमल के नंबर याद करना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे लिए क्या होती है कि यार मैं इसके थ्रू कर लेता हूँ, आईपी या फिर मैक के थ्रू, आईपी और या फिर नेम नेम के थ्रू। हम अभी फिलहाल नेम तो नहीं दे रहे, लेकिन हम आईपी दे देते। हमने इन भाई को दे दी 192.168.10.2 और इनका सबनेट मास्क। डिफॉल्ट गेटवे देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी मैंने राउटर लगाया नहीं। और मैं डेस्कटॉप पे दे देता हूँ यहाँ पे इनको एक और, इस भाई को कि 192.168.10 का 3, और इन पे भी डिफॉल्ट गेटवे देने की जरूरत नहीं। अब आप देखिएगा कि इन दोनों में अभी भी मेरा मैक एड्रेस जो है वो क्या है भाई, खाली है। अब एरो करता हूँ, कमांड रिपीट कर देता हूँ, आया इसने फौरन पकड़ लिया। गलत हो गई बात, वैसे पहले पिंग के ऊपर पकड़ता है, लेकिन ये गलत बात कर दी इसने। खैर, हम रीलोड की कमांड करते हैं और हम कह देते हैं नो, क्या पता फ्लश कर दे, कुछ ज्यादा फास्ट चल रहा है ये। शो मैक एड्रेस जैसे बब्बे ब्लैंक है हमारा। अब आप देखिएगा ये ब्लैंक होना जरूरी होता है। हम सिमुलेशन मोड को ऑन कर लेते हैं अपने राउटर में। यहाँ पैकेट ट्रेसर में एक सिमुलेशन मोड है, कहाँ है, आपके राइट पे, बिल्कुल यहाँ पे। आप इसको क्लिक कर, कलर ही ऐसा हुआ है कि कुछ दिखे ही ना, फिरोजी ले लेते हैं। ये है, ये अब ये भी नहीं दिख रहा है यार, अजीब चक्कर हो गया ये। कलर चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली हाईलाइट हो जाए। ये ग्रीन से कर देते हैं, अब दिखेगा। ये सिमुलेशन मोड है, यहाँ पे ये आप क्लिक कर देंगे तो अभी एक एक पैकेट की सिमुलेशन दिखाएगा आपको। क्या दिखाएगा, सिमुलेशन दिखाएगा, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या काम है, क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं फिलहाल, कि हम यहाँ से, अच्छा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एडिट फिल्टर के अंदर जाएं, ये जो बटन दिया हुआ है,
और ये जो शो ऑल और नन दिया हुआ है, इसको हम बंद कर दें, हटा दें, और यहाँ पे हम कर दें कि सिर्फ और सिर्फ हमें आर्प के पैकेट दिखाना। ये सारे पैकेट का हमें फिल्ट्रेशन करके दिखाता है, ये कौन कौन से पैकेट्स हम जो भी यहाँ पे जा रहे हैं आ रहे हैं उन सबको दिखाओ। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कहा कि हमें आर्प करके दिखाना। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रियल टाइम पे करते हैं ताकि ये ऑन हो जाए। ऑन हो जाओ, जल्दी हो जाओ ऑन। ये भी एक काम है, ये ऑरेंज क्यों है, क्या वजूहत है कि ऑरेंज। ये हम मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे कि ये ऑरेंज क्यों है और ये ग्रीन क्यों नहीं होता। हमने सिमुलेशन मोड में किया और हम यहाँ पर आए, देखो भाई ये खाली है, उनको खाली होना चाहिए। हाँ भाई ये खाली है, बेहतरीन काम है, सिमुलेशन मोड में भी आ चुके हैं हम। अब हम सिमुलेशन मोड में आए, हम यहाँ आए पीसी में, हमने यहाँ गए और हमने कहा पिंग, क्या एड्रेस था भाई उनका, 192.168.10.3। स्विच के पास मैक एड्रेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने पिंग चलाया कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, तो हुआ क्या। वैसे तो मैं पिंग चलाऊंगा तो 2 मिनट में रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा, है ना। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर दबाया, पैकेट बना ठकाक करके, एक अदद ये पैकेट बना, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और इनको भाई को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा भाई थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, भाई तुम कौन हो, क्यों आ रहे हो। टाइप विजिबल है, टाइम सेकंड है, पैकेट है आपका, क्लिक किया पैकेट के ऊपर, क्या बना, लेयर 2 का पैकेट बना इथरनेट का। होपफुली आप लोगों को ये विजिबल होगा, मैं इसकी फॉन्ट बड़े नहीं कर सकता इससे ज्यादा, तो ये देख लीजिए गौर से कि देखिए कि इसने सोर्स में तो लगा दिया 000972622243। आइए देखते हैं क्या बातें कर रहा है ये। तो अगर मैं इसके फिजिकल में जाऊं, कॉन्फ़िग में जाऊं और इथरनेट में जाऊं, तो ये और ये मैच कर रहा होगा। ये मैक एड्रेस है इस पीसी के पोर्ट का, 009726222243। ये यहाँ पे भी आ रहा है 00, तो इसने हेडर के अंदर, लेयर 2 के हेडर के अंदर ये लगा है। मैंने तो आईपी दी थी, मैंने क्या किया था, मैं तो पिंग आईपी लिखी है, पिंग तो मैक लेता भी नहीं है, मैं तो कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। ये क्या हुआ, ये हुआ कि एलएलसी ने फौरन चेक किया जब डाटा लिंक लेयर का ये आया, इसने लेयर 7 लेयर 6 को आइडल करके सबसे पहले इसने स्विच डिटेक्ट किया और ये अपना फ्रेम बनाया आर्क का। वो बाकियों को मैंने छुपा दिया, बाकी भी बने होंगे, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि अभी ये कैसे बनाता है। तो सोर्स ये लगा है, पता है इसको, 192.168.10 का टू सोर्स है। डेस्टिनेशन में ये पिंग के आगे मैंने ये आईपी लिखी थी, ये इसने फील्ड फिल इन कर ली। मैक नहीं पता, तो पहले पिंग का रिप्लाई अभी तक नहीं आया, अभी तक पहले पिंग का रिप्लाई नहीं आया। जब तक कि ये फिल नहीं हो जाएगा तब तक रिप्लाई नहीं आएगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहां से चलेगा, ये जब यहां से चलेगा हमारा भाई, हम यहाँ से बंद कर दें और हम एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं या स्विच के पास। जब ये स्विच के पास गया तो स्विच ने, अब हम अगर यहाँ पे चलाएं, स्विच ने लर्न कर लिया। और ये आर पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, स्विच करता है ऑलवेज सोर्स के बिहाफ पर लर्न। यानी कि जब सोर्स में एंट्री होगी ना, यहाँ इसको इसने लर्न कर लिया, इसको नहीं किया। यहाँ तो भी एफ है। अब यहाँ पे ये 3 पीसी और लगे होते, बस मतलब एक गलती हो गई, मैं 1-2 पीसी और लगा देता। ये ब्रॉडकास्ट करेगा सब पे, यार ये अब लगाने नहीं देगा, खैर ये ब्रॉडकास्ट करेगा सब पे, सब पे ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ये इसके पास गया, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें। रियल टाइम पे आते हैं, 1 2 3 4, 4 पीसी लेते हैं, 5, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आके इसको स्विच को लेते हैं और हम इन सबको आपस में क्या करते हैं, पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5, राइट। हमने इन सबको दे दिया और जनाब अभी ये थोड़ी देर में ऑरेंज हो जाएंगे, हम सबको आईपी दे देते हैं 192.168.10.2। सबको आईपी दे रहा हूं मैं 3, सबको आईपी दे देते हैं 4, ये वाला 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया बेचारा। आईपी सबको इसलिए दे रहा हूं, दो काम तो दो से, कि आप लोगों के जहन में कोई एम्बिग्यूटी ना रहे कि उसको आईपी दी थी इसलिए ये हुआ या जो भी कुछ है। ये 6 हो गया बेचारा हमारा, तो ये 2 से स्टार्ट लेती थी, 6 तक आईपी गई है। स्विच को चेक कर लेते हैं। स्विच भाई साहब ने अपने पास से कोई कम्युनिकेशन करके शो
मैक एड्रेस डैश टेबल, एक को लैंड किया, हम इसको रीलोड कर देते हैं। नो, रीलोड, यस, स्विच बेचारा रीलोडिंग के ऊपर चला गया। इनेबल शो मैक एड्रेस डैश टेबल, ये भी खाली है, ये खाली है, लेकिन ये जब सारे के सारे ऑरेंज हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, तो मैं फौरन सिमुलेशन मोड के ऊपर आ जाऊंगा और फिर आपको पिंग करके दिखाऊंगा कि पहले पिंग का रिप्लाई होता कैसे, किस तरह से ये लेके चल रहा होता है, राइट। तो वो फिर आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। राइट हो जाओ, मैं फास्ट फॉरवर्ड दबाऊंगा तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन करके इनका लर्न कर लेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। ये बस ग्रीन हो गया और हम फॉरेन सिमुलेशन मोड में आ गए, राइट। हम सिमुलेशन मोड में आए और हमने एडिट फिल्टर करके देखा आरपी हुआ है, वेरी गुड। और हम क्या करें, हमने यहां से किसी एक को पिंग किया, पिंग 192.168.10.234 को कर लेते हैं, 5। जैसे ही हमने इसको एंटर किया ये पैकेट जनरेट हुआ और वही बात हुई कि सोर्स तो इसने लर्न कर लिया आईपी कि ये 10 के 2 से चला है, आईपी डेस्टिनेशन 10 का 5 है, मगर इसका इसने सोर्स का मैक एड्रेस ले लिया और डेस्टिनेशन में एफएफएफ, यानी कि क्या किया एफएफएफ का मतलब ये स्विच के पास जाएगा। मैं नेक्स्ट फ्रेम करके दिखाता हूं आप लोगों को, एक तो मैं नेक्स्ट फ्रेम करके दिखाता हूं आप लोगों को, इसको मैं बंद कर देता हूं, नेक्स्ट फ्रेम करते हैं। इस स्विच के पास जाएगा और स्विच इसको छोड़ के पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। और क्या ब्रॉडकास्ट करेगा, लेट्स सी, उस पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। Let's see। इसने ब्रॉडकास्ट ये करी, हम दिखाते हैं आपको कि ये क्रॉस, इसने बोला कि ढूंढ के लाओ इसको 10 के 5 को। अब जिसके पास 10 का 5, जिसके पास 10 का 5 था, सिर्फ वो पैकेट होल्ड करके बैठा हुआ है, बाकी जिसके पास नहीं था उन सब ने क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया। मगर एक फ्लडिंग हुई जो कि यहां से जनरेट हुई और इन सब के पास चली गई, राइट। और क्या हुआ, जिसके पास एक्सेप्ट हुई 10 का 5, जिसका मैच कर गया, उसने होल्ड कर लिया अपने पास, उसने क्या किया, होल्ड कर लिया अपने पास, सोर्स के बिहाफ पे लर्न करता है। और जब तक अब अभी तक मेरे पास पहले पिंग का रिप्लाई नहीं आया मेरे भाई, ये टक करके आ जाता है ना मिली सेकंड के अंदर, ये पहले पिंग का रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। अब ये जाएगा वापस, इन भाई को मिल गया, अब ये वापस भेजेंगे। ये क्या करेंगे, ये वापस भेजने का पैकेट बना लिया इन्होंने। ये कह रहे हैं सोर्स आईपी है, ये रिप्लाई दे रहे हैं आरब का। और जब ये रिप्लाई दे रहे हैं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये बताया कि सोर्स के बिहाफ पे लर्न करता है। तो अब जो मेरे पास मैक एड्रेस की एंट्री है वो एक की तो आ गई है, यानी कि इसकी। अब ये जब रिप्लाई देंगे तो फिर ये इसकी भी एंट्री को अपने पास नोट कर लेगा। जैसे ये पैकेट या स्विच के पास पहुंचेगा, स्विच फौरन सोर्स में से एक्सट्रैक्ट करेगा इनकी भी एंट्री। ये अब 2 हो गई और ये इनकी भी पोर्ट नंबर 4 की एंट्री यहाँ पर आ गई है। बड़ा करके दिखा देते हैं, पोर्ट नंबर आ रहा है, वैसे तो ऑन बिहाफ ऑफ आईपी होता है, आईपी भी इसके अंदर लगी हुई होती है, तो देख लेता है, इसके कैशे के अंदर आ जाती है, शो नहीं करता। मगर यहाँ पर ये एंट्री पोर्ट नंबर 4 पे ये लगा है, 1 पे ये लगा है, ये एंट्री है भाई। अभी भी पिंग का पहला रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, सही है जी। ये यहाँ गए, और जब ये यहाँ गए अब भाईजान पूरी इंफॉर्मेशन फिल इन होगी। अब इंफॉर्मेशन फिल इन हो गई। अब इन लेयर्स में क्या है, इथरनेट एफएफएफ नहीं दिखेगा अब आपको कि भाई ये हेड, ये सोर्स मैक एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, और ये जनाब अली सोर्स का सॉरी, ये सोर्स का आईपी था और ये डेस्टिनेशन का आईपी था। अब एक मिनट रुकें, ये आगे बढ़ रहे हैं, एक मिनट रुकेगा, ये गया, और जाओ, ये क्यों हैंग कर गया, ओके ओके ओके। अब मसला क्या है, आर्प हो गया खत्म। अब जो भी बात चल रही है ना वो आईसीएमपी की चल रही है। अब यहाँ से जो पैकेट ही जनरेट हुए बहुत सारे आईपी के, तो उन्होंने देखे अपने पास प्रॉपर एड्रेसिंग लगा ली, और जब ये एड्रेसिंग लगा ली तो आईपी की भी फिल इन इन्फॉर्मेशन हो गई, आईसीएमपी पीसी के ऊपर चली, और ये सब सब चीजें आईपी यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा, लेयर 3 के ऊपर आईपी शो करेगा। मैं इसको फॉरवर्ड कराता हूँ, क्या मेरे पास रिप्लाई आ चुका है, हाँ सारे रिप्लाई आ गए। वो आईसीएमपी भी हमारे पास जो है ना बेसिकली नहीं था, खैर हमने सिर्फ आरपी देखना था।
तो इसने हमने मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से ये हमारा आर्प का प्रोटोकॉल, या जब तक हमारे पास मैक एड्रेस की पूरी इंफॉर्मेशन पोर्ट वाइज ना आ जाए, तब तक ये स्विच काम नहीं करता। क्या नहीं करता? ये स्विच काम नहीं करता। फ्रेम की फिल्टरिंग होती है, एक चीज जो है हमारे पास एक्स्ट्रा, वो क्या है कि फ्रेम की फिल्टरिंग होती है। किस तरह चल रही होती है? एज अ स्विच रिसीव फ्रेम फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, इट इज also able to populate its MAC address table by examining the source MAC address of the every frame। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई, एग्जामिन करता है और लर्न करता है ऑन बिहाफ ऑफ सोर्स मैक एड्रेस के उस फ्रेम में से। Okay, so when the MAC address table of the switch contains the destination MAC address, it's able to filter the frame and forward out of a single port। जब उसके पास एग्जामिन करता है, उसके पास मौजूद हो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, तो वो फिर उसको फिल्टर आउट करता है और सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्ट पे भेजता है, फिर वो उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करता। अगर नहीं होगी तो क्या करेगा? फिर ये सबके पास भेज देगा, और ये काम आर्प कर रहा होता है। आर्प के पास जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में देख लेंगे। तो कुछ स्विच के मेथड्स होते हैं फॉरवर्डिंग के। वो क्या मेथड्स होते हैं? लेगेसी टाइम पे हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड का मैसेज होता था। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड क्या करेगा? स्लो था मगर रिलायबल था। पूरे फ्रेम को पहले अपने पास रिसीव कर लेगा, उस पे सीआरसी लगाएगा, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये चेक करके कि कोई एरर तो नहीं है, और उसके बाद फिर उसको आगे भेजेगा करेक्ट पोर्ट के ऊपर। अगर एरर है तो इसको आगे नहीं भेजता, ये वहीं डिस्कार्ड कर देता है। ये स्लो था मगर रिलायबल था, यानी कि आपके मीडिया के ऊपर बिला वजह का ट्रैफिक ट्रेवल ही नहीं करता, स्विच ही वहीं पर उसको डिस्कार्ड कर देता है। मगर ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं स्विच, तो उसमें टाइम लग रहा है। उसको स्टोर करता है, चेक करता है, फिर फॉरवर्ड करता है। ओके, एक होता है जी कट थ्रू मैसेज। कट थ्रू मैसेज क्या करेगा? दिस फ्रेम फॉरवर्डिंग मेथड फॉरवर्ड द फ्रेम बिफोर इट इज इंटायरली रिसीव्ड। जब तक इंटायरली रिसीव भी नहीं होता है, ये फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। बस इसको क्या चाहिए होता है? सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन का मैक, इसे मिला नहीं और ये भेजना शुरू कर देगा। कट थ्रू। ये अनरिलायबल है मगर फास्ट है। ओके, ये ना एरर चेक कर रहा है ना कुछ कर रहा है। अब इसमें बीच में जाके पता लगेगा कि रिसीविंग एंड पे जो भी कुछ है, कह रहा है जो डेस्टिनेशन की डिवाइस है, वहां पे जाके पता लगेगा कि भाई ये जो है कोई एरर था, कुछ था, तो फ्रेम डिस्कार्ड हुआ, ये जो भी कुछ है। तो ये एरर को ये चेक नहीं कर, कट थ्रू सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? डेस्टिनेशन उसको मिल जाए मैक एड्रेस, वो भेजना शुरू कर देता। तो बिग एडवांटेज आपके पास क्या है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग का? कि इट डिटरमाइंस इफ अ फ्रेम हैज एरर बिफोर propagating the frame। When an error is detected in a frame, the switch discard the frame। Discarding frame with error reduce the amount of bandwidth consumed by the corrupt data। वो जो मीडिया के ऊपर बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहे हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारी क्या होती है? बच जाती है। स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जब हम क्यूओएस को करते हैं, तो फिर हम यहाँ स्टोर एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड के ऊपर आके काम कर रहे होते हैं। बिकॉज वहां पे हमें एग्जामिन करना होता है कि क्या क्लास है, किस क्लास का। हम क्लास वाइज डाटा को क्वालिफाई करा मतलब मार्क करा देते हैं, और फिर जो क्वालिफाई करता है उस क्लास के हिसाब से वही पहले निकलता है, चाहे आप पहले आए हो। या आप प्रिंटिंग क्यू में भी देखते हैं, जब हम प्रिंट प्रिंट की क्यू के एक वो बना देते हैं, तो अगर किसी ने 25 पेज का प्रिंट दिया हुआ है, सेंट्रलाइज प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, और इन द मीन टाइम आपके सीईओ का प्रिंट आ गया 1 पेज का, तो अभी तक वो जो 25 पेज का प्रिंट था, वो भी 13th पेज पे पहुंचा था या 18th पेज पे पहुंचा था, वो पॉज होगा। पहले वो सीईओ का प्रिंट होगा, और उसके बाद, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी हाई थी, आपने सेट की हुई थी उनकी प्रायोरिटी। तो इसी तरह यहाँ पे क्यूएस में भी चलता है कि हम डाटा की प्रायोरिटी कर देते हैं कि किस प्रायोरिटी को हायर बैंडविड्थ चाहिए। राइट, मेजोरिटी ऑफ टाइम हमारी जो रियल टाइम बैंडविड्थ होती है, या जो मिशन क्रिटिकल जो रियल टाइम डाटा होता है, या जो मिशन क्रिटिकल डाटा होता है, वो हायर बैंडविड्थ रिक्वायर करता है। यानी कि मिशन क्रिटिकल डाटा कौन सी कैटेगरी का होता है? जो कि लाइव डाटा होता है मेजोरिटी, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। तो ये अब इसी वक्त कैंपस में कोई बैठा यूट्यूब यूज कर रहा हो, या कोई और नेट के ऊपर कोई और काम कर रहा हो इस तरह का, तो उसको बैंडविड्थ ना मिले। अच्छा, ये सारी बातें क्यूएस की चोकिंग के ऊपर होती हैं। चोकिंग के बाद ही मैकेनिज्म आता है, तो ये चेकिंग वहां पे शुरू हो जाती है स्टोर एंड फॉरवर्ड की। तो ये आपको बता रहा है कि वॉइस का डाटा, वॉइस ओवर आईपी का डाटा, स्ट्रीमिंग है आप कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग का डाटा, ट्रैफिक को, तो वो प्रायोरिटी के ऊपर होता है कि किसकी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से ये आगे फॉरवर्ड करता है। तो कट थ्रू स्विचिंग के दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो आपको बता ही दिया कि फास्ट फॉरवर्ड ऑफर्स लोअर लेवल ऑफ लेटेंसी बाय इमीडिएटली फॉरवर्डिंग अ पैकेट फ्रेम
पैकेट आफ्टर रीडिंग द डेस्टिनेशन एड्रेस, बस सही है जी। ये भेजना शुरू कर देता। आगे सारी वही बातें कि ये मिलेगा, डिस्कार्ड करेगा, जो भी कुछ है करेगा। फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग ये निकाली इन्होंने फिर कट थ्रू के अंदर, जो कि आजकल के दौर में हमारे पास चल रही होती है नॉर्मल स्विचेस के अंदर। कैसे? अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द हाई लेटेंसी एंड द हाई इंटीग्रिटी ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग एंड द लो लेटेंसी एंड रिड्यूस इंटीग्रिटी ऑफ फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग, यानी कि दोनों का कॉम्प्रोमाइज हमने कर लिया दोनों का। हमने क्या किया, हमने अब पुरानी बात पर बात करते हैं। हमने ये किया, हमने कहा कि यार देखो बात ये है 64 बाइट्स तक तो जो भी होना है ना, कि ये रंट है, इसमें कोई कोलूजन आएगा, कुछ भी होगा, तो वो 64 बाइट के अंदर अंदर आ जाएगा। मैं कहा यार एक थ्रेशोल्ड रख लो ना, पूरा फ्रेम रिसीव करो और फिर उसको प्रोसेस करो ना, ना बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाओ कि डेस्टिनेशन सिर्फ रिसीव हुआ, तुमने भेजना शुरू कर दिया, कुछ और नहीं। 64 बाइट रख लो, चाहे फ्रेम का साइज 100 बाइट्स है, चाहे फ्रेम का साइज कुछ भी है, 200 बाइट, 250 बाइट, 64 बाइट शुरू के रिसीव हुए, उसके ऊपर तुम एरर चेक कर लो। अगर वो सही है, फिर आगे बस फॉरवर्ड कर दो, पूरे फ्रेम के आने का इंतजार ना करो। तो हमने एक बीच का थ्रेशोल्ड रखा, दैट्स व्हाट वी कॉल फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। क्या रख लिया, ना तो हम सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस का वेट कर रहे हैं, बस डेस्टिनेशन एड्रेस मिला, हमने भेजना शुरू कर दिया, ना हम पूरे फ्रेम का वेट कर रहे हैं। ओके, हम ये दोनों काम नहीं कर रहे, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। एक पूरा फ्रेम स्टोर करता है और फिर प्रोसेस करता है, एरर निकालता है, फिर भेजता है। और एक सिर्फ डेस्टिनेशन, बिल्कुल ये लीस्ट है, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है इस साइट की, ये सिर्फ डेस्टिनेशन एड्रेस मिला, एरर हो ना हो, भेजना शुरू कर दिया। हमने इन दोनों के बीच की चीज निकाली कि जो भी कुछ होना है वो 64 बाइट में डिसाइड हो जाना है। तो 64 बाइट तक आने दो, रोक के रखो, उसको प्रोसेस करो, देखो उसके अंदर कोई एरर है, कुछ चीज तो नहीं है, नहीं है, फॉरवर्ड कर दो। राइट, उस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। सो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको कल बता चुका हूं डिटेल में। और गीगाबिट पोर्ट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ फुल डुप्लेक्स में ही ऑपरेट करती हैं। ओके, फास्ट इंटरनेट तक हमारे पास हाफ डुप्लेक्स भी आता है, मगर गीगाबिट पोर्ट्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो फुल डुप्लेक्स में ही अब वो कर रही होती है। बैंडविड्थ, बेसिकली बैंडविड्थ भी हमने लेटेंसी और थ्रूपुट और गुडपुट तमाम चीजें उसमें देख ली थी। तो ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर डुप्लेक्स मिसमैच होगा, यानी कि स्पीड की सेटिंग मिसमैच होगी, तो क्या होगा, तो फिर ये होगा जो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि क्रैश कर जाएगा। ये एक हाफ डुप्लेक्स है और एक फुल डुप्लेक्स पे कर रहा है, तो कभी भी बात नहीं करेंगे, ये चीख मार देगा कि नहीं। तो आपको ये चेक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या लगा रहे हैं आपकी, ये अगर आपने छेड़ा है, अगर आपने किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है वही चलता रहेगा। जैसे मैं तार लगा देता हूँ और वो चल जाता है, तो वो चीजें शटल डाउन हो जाती हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए, वैसे तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्पीड क्या है और डुप्लेक्स क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, स्पीड क्या है पोर्ट की, ये सब मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं है और इसको बात करानी है, तो ये एक फीचर था हमारे पास जो कि आजकल के दौर में हमारे पास स्विच पे बाय डिफॉल्ट ऑन हुआ हुआ होता है, इसको हम कहते हैं ऑटो एमडीआईएक्स। एमडीआईएक्स का मतलब होता है ये है मीडिया, और एक्स फॉर इंडिपेंडेंट है ये, यानी कि एक्स एक्स यूज करके इंडिपेंडेंट, यानी कि ये क्या करता है, ये वो नहीं करता, ये डिपेंडेंट नहीं रहता किसी भी चीज के, किसी फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन की। वो कहते हैं आप फास्ट इंटरनेट से गीगा पे लेके जा रहे हैं, ये खुद अपने आप को सेटल डाउन कर लेगा। आपको गलत केबल भी लगा लें, ये अंदर से अपने आप को कुछ सेटिंग करके उसको सेटल डाउन करा देगा, बात करा देगा। तो ऑटो एमडीआईएस का फीचर बाय डिफॉल्ट चीजों के ऊपर ऑन होता है, और ये फिर आप लोगों को आसानी देता है। मगर फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी डिवाइस के साथ कौन सी केबल लगती है, कौन सी, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। सेम लेयर डिवाइस हो तो हमारे पास क्रॉस केबल लगती है, डिफरेंट लेयर डिवाइस हो तो हमारे पास स्ट्रेट केबल लगती है। अगर ये शुरू में आप ऑटो एमडीआईएक्स ऑफ कर दें और आप गलती से दो स्विचेस के दरमियान स्ट्रेट केबल लगा दें, तो ये नहीं चलेगा। ऑटो एमडीआईएक्स होता है तो चला देता है, इस वजह से ही नहीं चलता। तो आप नो ऑटो एमडीआईएक्स, नो एमडीआईएक्स ऑटो की कमांड से आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन ना करें तो ज्यादा बेहतर है, काम फिलहाल चलाते रहें। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि कौन सी केबल किस डिवाइस के साथ लगती है, जो कि आप लोगों को अच्छे से बता दी गई है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा फ्रेगमेंट ट्री का। अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा नेटवर्क लेयर के ऊपर होगा, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी हमारे पास एक लैब है जो कि हम कर लेते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम ये करेंगे कि हम आज दो राउटर लगाएंगे, यानी कि हम एक सीरियल कनेक्शन भी यहाँ पे लगा के देखेंगे। और नेटवर्क लेयर से पढ़ने से पहले हम उसको देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा होता है, या राउटर किस तरह से काम करता है। यहाँ पे हम दो स्विचेस लगा देते हैं
और 2 स्विचेस के बाद हम यहाँ पे 2 पीसी लगा देते हैं, एंड दीज पीसी रिप्रेजेंटिंग आवर लोकल एरिया नेटवर्क। तो अब इन दो को अगर मुझे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देना है, पी टू पी कनेक्शन देना है वाया वैन, मैं कहूँ ये वाया वैन के थ्रू कनेक्ट है, पी टू पी, तो मैं यहाँ पे ऑफ करके इसको HWI2TC का एक कार्ड है, या ये विक 2T कार्ड, ये दोनों पकड़ के आप यहाँ पे लाके लगा सकते हैं, इसको वापस आप ऑन कर दें। सही है, ये इतना रियलिस्टिक है कि ये ऑन रहते हुए आपको ये इंटरफेस लगाने नहीं देगा। मैं अगर यहाँ पर लाऊं तो अभी आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर कि मेरे पास इस वाले राउटर में सिर्फ 2 फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स हैं, फास्ट इथरनेट 0/0 और एक फास्ट इथरनेट 0/1। कोई सीरियल का पोर्ट नहीं दिखा रहा। अलबत्ता यहाँ जहां मैंने कार्ड ऐड कर दिया है, यहाँ पे मुझे वो 4 पोर्ट दिखा रहा है, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, सीरियल 0/0/0 और सीरियल 0/0/1। ओके, तो यहां पर भी हम इसको ऐड कर देते हैं। अगर ऑन रखते हुए डिवाइस को मैं ये HWIC2T यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये चीख मार देगा और बोलेगा कि पावर ऑन में हम ये मॉड्यूलर ऐड नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही होता है। तो ये राउटर का पावर का बटन है, इसको ऑफ करेंगे और ये HWIC2T को हम यहाँ पे ऐड करा देंगे और फिर इसको ऑन कर देंगे। राइट, ये करने के बाद हमारे पास थ्रू आउट कम्युनिकेशन में यहाँ पर स्ट्रेट केबल चलेगी, क्योंकि ये लेयर 2 राउटर लेयर 3 की डिवाइस है, इसके फास्ट इथरनेट से मैंने लिया, और स्विच लेयर 2 की डिवाइस है, इसके मैंने फास्ट इथरनेट पे लगा दिया। स्विच लेयर 2 की डिवाइस है, इसके फास्ट इथरनेट 0/2 से मैंने लिया। टीसी लेयर 3 की डिवाइस है, इसके फास्ट इथरनेट पे मैंने लगा दिया। तो ये कौन सी केबल चलेगी? स्ट्रेट केबल चलेगी। तो ऐसे हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, और देने के बाद असाइनमेंट क्वेश्चन फाइल इज मिसिंग, अपलोड अगेन। फिर अपनी क्लास का नेम बताइएगा, क्लास का नाम कैसिटी क्या आ रही है, तो मैं करता हूँ फासिक से। अच्छा, ये दो टाइप की केबल आपको दिख रही है पावर के निशान के साथ, ये वाली ना, ये दो टाइप की केबल आपको दिख रही है। ये एक डीसी है, एक डीटी है। क्या होता है भाई? डीटी, इस पे एक छोटी सी क्लॉक बनी हुई है। जमाना कदीम में, अब तो खैर बाय डिफॉल्ट ये क्लॉक रेट खुद ही उठा लेता है, पहले आपको क्लॉक रेट देना पड़ता था। क्लॉक रेट क्या होता है? क्लॉक साइकिल होता है, यानी कि कितने एमबीपीएस पे बात करेगा, क्लॉक साइकिल कितने एमबीपीएस पे कंप्लीट होगा। तो जो क्लॉक रेट वाली साइड होती थी, ये डीसी केबल के कनेक्टर की टाइप है, ये केबल के कनेक्टर की टाइप है, पोर्ट की टाइप आपको बताई जा रही है। सीरियल तो एक सी रहेगी, कनेक्टर टाइप जो आके लगती है उसके हिसाब से ये डिसाइड करता है कि ये कनेक्शन डीसी है या ये कनेक्शन डीटी है। तो डीसी किसे कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को। डीटी किसे कहते हैं? डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट को। तो डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जहां आप कॉर्पोरेट डिफाइन, पहले पहले आज की बात नहीं कर रहा, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले जमाने में डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट वाली साइड यानी कि क्लॉक रेट वाली साइड वो रखता था जो आईएसपी होता था, सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि वो बताएगा कितने एमबीपीएस पे थ्रू करना है। राइट, और जहां टर्मिनेट करते थे केबल, डीटी डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, वो क्लाइंट के पास होता था। तो ये जो दो केबल दिए हैं बेसिकली इनमें कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो जहां पहले क्लिक करेंगे वो कनेक्शन डीसीई बन जाएगा, और जहां टर्मिनेट करेंगे वो कनेक्शन डीटीई बन जाएगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जहां पहले क्लिक करेंगे वो कनेक्शन डीटीई बन जाएगा यानी कि क्लाइंट साइड, और जहां टर्मिनेट करेंगे वो कनेक्शन डीसीई यानी कि आईएसपी साइड या सर्विस प्रोवाइडर साइड बन जाएगा। तो ये हम ले लेते हैं, और हमने कहा कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी है, हमारी तो अपनी कम्युनिकेशन चल रही है, हमने यहाँ पे सीरियल कनेक्शन एक लगा दिया। इसको हम ऑन कर लेते हैं टपोलॉजी में, हम सीएलआई में गए और हमने जाके जल्दी, सब तो फास्ट हो गए आप लोग, मतलब माशाल्लाह से अब जो चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इनेबल किया, कॉन्फ टी किया, ये होस्ट नेम होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस 02 का, ये R1 है, और इसका INT फास्ट इतने 0/0 पे आईपी का एड्रेस इंस्टॉल्ड है 192.168.10.1, और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। बाय डिफॉल्ट हर पोर्ट शट डाउन होती है, तो हमने इसको नो शट कर दिया। और ये क्या हुआ भाई? रियल टाइम मोड में हम हो गया, कोई मैसेज नहीं आया, क्या हो गया ये? ओके, हम अब आ गए इसमें। तो ये लाइन प्रोटोकॉल अप हो गया और ये वो हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से कर लें एग्जिट। तो हमने इसको तो आईपी दे दी, ये अब भी हो गया, ये हो रहा है अभी। अब ये यहाँ पर अब सीरियल के अंदर आना है हमें, हम सीरियल को कॉल करा लेंगे। हम यहाँ पे रहते हुए इसको सीरियल को कॉल करा लेते हैं। हमने एग्जिट किया, हमने कहा INT सीरियल 0/0/0 इंटरफेस,
और हम फिर इसको भी आईपी का एड्रेस दे दें 192.168.11.1। मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 10 का कोई और आईपी दूं, 10.2 दूं और 255.255.255 दूं, तो ये मुझे एरर दे देगा, बिकॉज राउटर के हर इंटरफेस पे डिफरेंट नेटवर्क हो। वो मेरी ब्रॉडकास्ट बीडीसीडी याद करें, उसमें भी आपको बताया था ये अपना अलग ब्रॉडकास्ट लेके चलेगा। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे टोटल कितने नेटवर्क चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये एक नेटवर्क, ये मेरे भाई दो नेटवर्क, और ये मेरे भाई तीन नेटवर्क। सही है, ये बात याद रखिएगा। आगे तीन राउटर की टोपोलॉजी बनेगी तो उसी के हिसाब से राउटर नेटवर्क्स आपको पता होने चाहिए। इसके लिए एक बड़ी आसान सी हल होता है फिलहाल के लिए, जो आगे याद रखें, राउटर की हर पोर्ट पे डिफरेंट नेटवर्क होगा। मैं अगर इंडिविजुअली देखूं तो, सिलसिला कुछ ऐसा है, मैं हटा देता हूँ। यहाँ वाले पे मैंने क्या लगाया, 192.168.10.0/24, और यहाँ वाले पे मैंने लगाया 192.168.11.0। देखिए थर्ड ऑक्टेट में मैंने क्या करा, चेंज कर दिया /24। और यहाँ मैंने लगाया 192.168.13 लगा देंगे, 13.0/24। सही। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ 11 का 1 आ जाएगा, यहाँ 11 का 2 लगा दूंगा, नेटवर्क सेम रहेगा। 192.168.11, ये 255 तक है, तो यहाँ चेंज करेंगे तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो ये 10 था, 10 का 1 यहाँ दे दिया, यहाँ आएंगे तो 11 का 1, 11 का 2, यहाँ आएंगे तो 13 का 1, पीसी को 13 का 2, पीसी को डिफॉल्ट गेटवे देना होगा हमने 13 का 1, राइट। सो यहाँ अगर मैं दूं, ये दिखाऊं आपको, सेम नेटवर्क होगा तो ये चीख मार देगा, ये कहेगा ओवरलैप विद फास्ट इथरनेट। चाहे आईपी चेंज है, 10 का 2 लगाया, वहां 10 का 1 लगाया था, मगर नेटवर्क सेम है मेरे भाई, नेटवर्क सेम नहीं लेता राउटर के अंदर। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको अप एरो करके हम इसको 11 का 1 कर देंगे, तो ये ले लेगा आईपी, हम इसको नो शट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट ये जब आप नो शट करते हैं तो सीरियल इंटरफेस, फास्ट इंटरनेट नहीं, सीरियल इंटरफेस चेंज स्टेट टू डाउन करता है। पहली दफा जब आप किसी सीरियल को अप करते हैं पहले साइड को, तो हमेशा डाउन स्टेट में चला जाता है। ये जब तक अपनी होगा जब तक दूसरा एंड अपनी हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर भी नो शट चलाऊंगा तो इसका साइकिल कंप्लीट होगा, और फिर ये नो शट चलाना, मतलब ये दोनों के दोनों एक साथ अप हो जाएंगे। चला के देख लेते हैं, यहाँ पे हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद हमने इनेबल किया, हमने कॉन्फ टी किया, और हमने कहा होस्ट, ओ एस टी होस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस 02 का, ये R2 है जहां मैं बैठा हूँ। तो हमने कहा आई एन टी सीरियल 0/0/0, ये R2 का, इसका आईपी का एड्रेस हम दे देते हैं 192.168 अब 11 का 2, और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, और हमने कहा नो शट, ये अप हो गया। ऑब्वियस सी बात है, ये यहां पर भी क्या हो गया होगा, अप हो गया होगा। यहाँ पर भी क्या हो गया होगा, अप हो गया। आएंगे दिखा देते हैं आपको, ये देखें, चेंज स्टेट टू अप हो गया। R1 में भी हमारे पास यहाँ पर अप हो चुका है, बेहतरीन काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं आई एन टी फास्ट इथरनेट 0/0। तो हम अब फास्ट इथरनेट वाले इफ में आ गए, और हम यहाँ पे आईपी का एड्रेस दे देंगे 192.168.13.1 और 255.255.255.0, और हमने कहा नो शट, तो ये अप हो गया। ये सब के सब अप हो गए, बेहतरीन, सब काम चल रहा है। बात ये है डेस्कटॉप पे गया, मैं यहाँ पे जाके आईपी दे देता हूँ 192.168 का 2, अब उसका डिफॉल्ट गेट पे राउटर लगा हुआ है तो डिफॉल्ट गेट पे 1। और अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक पीसी लगाया है मैंने, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 24 पीसी लगे होते, तो उन 24 पीसी का डिफॉल्ट गेटवे क्या आता, कोई बताएगा आप में से? ये है 13 का 2, और डिफॉल्ट गेटवे आ गया 13 का 1। बिल्कुल सही जवाब, 13, यानी कि डिफॉल्ट गेटवे तमाम लोकल एरिया लैन के पीसीस के ऊपर सेम रहता है। कहीं पे भी कुछ ना मिले तो यहाँ पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बात ये है, ये जो भाई यहाँ से चलेंगे, ये कहाँ तक बात कर सकते हैं, हमें समझने की जरूरत ये है। तो ये बात कर सकते हैं कहाँ तक, ये हम कैसे देखेंगे, हम ये ऐसे देखें, हम यहाँ राउटर पे आए, और अगर हम राउटर पे आके एग्जिट करें, और हम एग्जिट करें प्रिविलेज मोड में आकर, हम यहाँ देखें, जो स्विच तो ले रहा है डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस टेबल, राउटर किसके बिहाफ पे ले रहा है, राउटर फॉरवर्डिंग के डिसीजन राउटर लेता है शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल के बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे लेता है, राउटिंग टेबल के बिहाफ पे। कल ये पढ़ना है हमने, बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो इसलिए अभी इसको दिखा दिया थोड़ा सा। इसके अंदर दो एंट्रियां हुई हैं,
वो बहुत आसान थी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। यार एक है 192.168.10, मतलब राउटर को पता है ये बात कि अगर 10 से कोई आए डेस्टिनेशन में, अगर 10 लिखा हो मेरे पास वो आता है, तो मैं उसको फास्ट इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर दूंगा। और वो बोल रहा है अगर 11 लिखा हो 192.168.11, तो मैं उसको सीरियल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। बेहतरीन बात हो गई। अब हम यहाँ पे आते हैं, हम करके देख लेते हैं। यानी कि इस भाई के पास 13 की कोई एंट्री नहीं है, 13 नेटवर्क है, 13 की कोई एंट्री नहीं है। राउटिंग दो तरह से होती है। एक तो ये कि जो राउटर इंटरनली करा रहा है, इसमें कोई राउटिंग प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती, या किसी मैकेनिज्म की मजीद जरूरत नहीं होती। लेकिन ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये वाला पीसी 13 से कैसे बात करेगा। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ता है, हमें ये डिफाइन करना बताना पड़ता है इस राउटर को। तो ये भी एक राउटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एक तरह की राउटिंग। एक तो राउटर विद इन द कंपोनेंट ये राउटिंग करा रहा है अपनी पोर्ट्स के अंदर, इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं, इसकी इंटरनल मैकेनिज्म चल रहा है जिसके थ्रू दो नेटवर्क्स को आपस में बात करा रहा है। एक मैं बताऊंगा कि भाई एक नेटवर्क और है मेरा, उसका नाम है 13, 13, 11 तक तो तुमने याद कर लिया। और इन भाई को बताऊंगा मेरा एक और नेटवर्क है, उसका नाम है 10। इनका राउटिंग टेबल देखो तो उनके पास क्या एंट्री होगी? हाँ भाई, इनका राउटिंग टेबल देखूंगा तो उनके पास क्या एंट्री होगी? जो इनके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं उनकी एंट्री होगी। शो आईपी राउट। तो सी लिखा हुआ है, और सी का मतलब क्या? कनेक्टेड, यानी कि ये राउटर से आगे कनेक्ट हुए, इनकी एंट्री फॉरम उसने अपने राउटिंग टेबल में कर ली। ये कह रहा है कि भाई एक है मेरे पास 11 की एंट्री 192.168.11, अगर वो आए तो उसको सीरियल पे भेज देना। और अगर 192.168.13 तो उसको जो है ना फास्ट सिस्टम पे भेज देना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो ये 24 कर रहा है। ये बर्फ पड़ेगा यहाँ तक, इसको नहीं कंसर्न यहाँ, यहाँ क्या लिखा है 1 2 3 4 सोर्स में, ये पड़ेगा बस यहाँ 24। राउटर है ना, राउटर है तो नेटवर्क तक पड़ेगा, नेटवर्क में डील करता है, सिंगल आईपी में डील नहीं कर। इसकी अपनी एक सिंगल आईपी है हर पोर्ट की, वो डिफॉल्ट गेट में। मगर ये जो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा ऑन बिहाफ ऑफ सबनेट मास्क लेता है, यानी कि प्रेफरेंस लेंथ, कहां तक नेटवर्क की बिट मार्क हुई है बस वहां तक पड़ता है, उसके आगे फिर फॉरवर्ड कर देता है। तो ये बात भाई। अब क्या है सिलसिला कि हम यहाँ पे पिंग चलाते हैं और आप लोगों से पूछते हैं किस किस का रिप्लाई आएगा, किसका रिप्लाई नहीं आएगा। तुमने कहा पिंग 192.168.10.1 अपनी डिफॉल्ट गेट को, हाँ भाई रिप्लाई आएगा नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा, 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 सब भाई बोल रहे हैं। दो गवाहियां आई हैं, आएगा। आ गया भाई, जबरदस्त बेहतरीन काम हो गया। अच्छा अब मैं बात से बात करूं, 11 का 1 आएगा भाई, 192.168.11.1 इसका रिप्लाई आएगा? ये मैंने इसलिए लिख दिया कि 10 के 1 और 11 के 1 में फर्क है। अब जो आप आंसर दे रहे हैं वो इसके बाद से कंसीडर हो रहा है। ये 192.168.11 के 1 का रिप्लाई आएगा? हाँ भाई जुबैर साहब कह रहे हैं आएगा। और कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? आई थिंक नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा करके देख लेते हैं, आएगा या नहीं आएगा। आ गया भाई, क्यों आया? मोहम्मद ज़ुएब ने कहा था, मतलब क्यों, वजह क्या? ये पैकेट गया, जब पैकेट बना ना, खाते हैं आप। एडिट फिल्टर आईसीएमपी आर हटा दो, आईसीएमपी के पैकेट को करो। जब ये पैकेट बना ना 11 का एक पैकेट, क्या बना? पैकेट बना आईपी के हेडर में, सोर्स है 10 का 2, ये थे। डेस्टिनेशन में मैंने लिखा है 11 का एक। राउटर कहां तक पड़ेगा? 192.168.11। आ जाए राउटिंग टेबल को देखते हैं, खोल लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या इसके राउटिंग टेबल में 11 है? हाँ है। और किस पे? सीरियल पे। तो एक्सेप्ट कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, तो 11 है ना। अब ये जाएगा यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। जब ये इधर पहुंच जाएगा अब पैकेट बनेगा रिप्लाई का। अब जब रिप्लाई का पैकेट बनेगा तो क्या होगा? 192.168.11 का 1 लगा सोर्स में, डेस्टिनेशन में लगा 10 का 2, तो ये वापस भी आ जाएगा। तो ये वापस, अभी तक पिंक का भाई तुम तो बंद हो जाओ, अभी तक पिंक का पहला रिप्लाई नहीं आया भाईजान। अब आएगा, अब आएगा। जब ये रिसीव हो जाएंगे और इन पे राइट टिक आ जाएंगे तो ये पहला रिप्लाई आ गया। ये जो आप ठक धबाधम देख रहे होते हैं ना,
यूं ऐप ने एंटर किया और ठक ठक करके प्रिंट आ गया। ये सारा काम हो रहा होता है बैकएंड पे। सही भाई मेरे, ऐसे ये 2 दफा 3 दफा करेगा और आ जाएगा। रियल टाइम पे कर लेते हैं, हमारा अब काम यहाँ पे समझाने का खत्म हो गया। सही है भाई। तो 11 के 1 पे रिप्लाई आएगा। अच्छा भाई 11 के 2 पे आएगा। अरे यार कंट्रोल सी। हाँ भाई अब बताओ 11 के 2 पे आएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, और यहाँ हम चैट में लिख देते हैं। हाँ भाई 11 के 2 पे आएगा। अब बताओ भाई आएगा नहीं आएगा? 11 के 1 पे तो आ गया, 11 के 2 पे आएगा रिप्लाई। जुबैर ने बोला सेम नेटवर्क आएगा सर। हाँ भाई शायद साहब भी कह रहे हैं यस आएगा। और भाई और कोई अभी तक जो समझा है उसके हिसाब से मेरे ख्याल में जो लोग जाग रहे हैं तो चंद ही लोग जाग रहे हैं। जुबैर हैं, शाहिद साहब हैं, मोहम्मद जुएब हैं, जुएब मजहर। आएगा या नहीं आएगा? और मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, थोड़ी देर पहले, कि ये राउटिंग टेबल के बिहाफ पर डिसीजन लेता है। मैंने कहा रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा? पैकेट चला जाएगा, रिप्लाई नहीं आएगा। पैकेट यहां तक पहुंच जाएगा, रिप्लाई नहीं आएगा। ओके, देखिए कैसे। हमने इसको यहाँ पे रख के एंटर किया। जब एंटर किया, ओहो ये क्या हुआ, सिमुलेशन मोड में आ जाओ और कंट्रोल सी करो, दोबारा दिखाते हैं। एंटर किया, पैकेट क्या बना? ए यार, पैकेट बना हमारे पास, सोर्स में लगा ये, इधर लगा ये, बेहतरीन काम। और ये एंट्री तो हमारे पास है, इस राउटर के ऊपर है। इसने पैकेट यहाँ लिया, इसने पैकेट यहाँ लिया। आईपी क्या थी? 11 का 2 थी। इस सीरियल पे फॉरवर्ड हो गया, ठक 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 यहाँ आ गया। यहाँ जब आया तो क्रॉस लग गया। वजह, आइए इधर देखते हैं। इसने पैकेट बनाया, आप रिप्लाई देना है ना, इसने पैकेट बनाया, सोर्स में रखा अपने आप को 11 के 2 को, डेस्टिनेशन में रखा 10 के 2 को जहां से पैकेट आया था। रिप्लाई में यही होता है, रिवर्स हो जाता है। तो डेस्टिनेशन में क्या है? तो क्यों नहीं? ना 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 ना, तो ये क्या है 192 ने 10 आईसीएमपी, अब डेस्टिनेशन में रखा 10 का 2। तो अब जब इसने 10 का 2 डेस्टिनेशन में रखा और अपना राउटिंग टेबल चेक किया, इसके पास कोई 10 के नेटवर्क की एंट्री नहीं है। 192.168.11 का 0 और 192.168.13 का 0, इसके पास कोई 10 की एंट्री है नहीं। तो ये वापस पैकेट नहीं भेज पाएगा। पैकेट चला तो गया है, वापस नहीं आ पाएगा। तो ऐसे हमने ये सीखा आज कि कैसे राउटर डिसीजन लेता है और कैसे स्विच डिसीजन लेता है। ओके, स्विच लेता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मैक एड्रेस और राउटर लेता है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स राउटिंग टेबल। ओके, वो मैक एड्रेस टेबल के बिहाफ पे लेता है या राउटिंग टेबल के बिहाफ पे लेता है। और ये बात अपने जहन में बहुत अच्छे से इम्बोस कर लीजिएगा, ऐसे करके ना, जोरदार तरीके से। कभी ये अज्यूम भी मत कीजिएगा कि ये एक स्विच और लगा है। यार ये तो बड़ी दिक्कत में आ गया हूं मैं, अभी करता हूँ। एक मिनट रुकिए, ये एक स्विच लगा है इधर। कभी ये अज्यूम भी मत कर लीजिएगा कि ये स्विच जो है यहाँ पर इसके साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट कर लेगा, यानी अपना स्विचिंग का टेबल इस स्विच के साथ शेयर कर लेगा। नेवर अज्यूम दैट। सर इसको तो पता था, तो इसको तो पता था, इस वाले को तो पता था, तो इसको ये शेयर करना। ये लोकली सिग्निफिकेंट है, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रखता है बस। इसी तरह राउटिंग टेबल होता है, जो राउटर पे बना हुआ है राउटिंग टेबल, ये राउटर उसी के हिसाब से अपनी फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, इसके राउटिंग टेबल के बिहाफ पे नहीं लेगा। हाँ आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि ये अपनी इंफॉर्मेशन इसको शेयर करता है, ये अपने राउटिंग टेबल में ऐड करता है, फिर ही डिसीजन अपडेट होते हैं, वरना डिसीजन अपडेट नहीं होंगे। हर डिवाइस अपने सिग्निफिकेंट टेबल के हिसाब से अपने फॉरवर्डिंग के डिसीजन लेती है। कभी भी ये बात अज्यूम मत कीजिएगा कि ये क्या कर रहे हैं, कि बराबर वाले को तो पता था तो वहां से इंफॉर्मेशन फैच करके आगे बढ़ा देता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर है मेरी बात? तो इस बात को अपने जहन में क्लियर रखिएगा। तो आज की लैब हम यहीं पे एंड करते हैं। और यही इसी तरह से होगा कि 13 का भी जो नेटवर्क है वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। ये आप घर पे ऐसी एक छोटी सी टोपोलॉजी बना के इसको आप अपडेट करके देखिएगा और फिर हम उसको देखेंगे। तो इफ देयर इज एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क मी। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है, कोई चीज है, तो आप करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ चैट के अंदर चीजें आई हैं।
यस, दूसरा राउटर रिप्लाई नहीं करेगा। ओके, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंसी है। कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंसी किसकी है भाई? कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंसी किस चीज की है? क्या डिपेंडेंसी है? मतलब क्या, मैं तो सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन करी थी। एक को एक आईपी दी, पोर्ट को एक को एक आईपी दी। दूसरे राउटर पे एक पोर्ट को उसकी एक आईपी दी, एक पोर्ट को एक आईपी दी, और आपके सामने थी। वो जो डिपेंडेंसी आप कह रहे हैं वो आपके सामने थी कि 10 तो बेसिकली सीखने की बात यहाँ पे जो आपको आंसर देना था वो ये बताना था ये करेगा या नहीं करेगा। अच्छा, शोएब मुर्तजा वही भाई, मैंने आपसे पूछा था कि अपने सिटी का नाम बताएं, जहां रहते हैं वहां ना बताएं, ये बताएं क्लास में सिटी का नाम क्या आ रहा है। क्योंकि एक थे, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने मुझे, वो इस्लामाबाद में थे लेकिन उनको जिस क्लास से व्यू ने रजिस्टर किया वो मुल्तान में थी। कराची। कराची आ रहा है यार, मेरे ही काम, आपने मुझे ही पकड़ लिया। क्या कर दिया मैंने ऐसा? लॉगिन अभी देख लेते हैं यार। मैंने क्या किया भाई? इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। यार देखते हैं क्या हमने गलती करी है, आप लोगों के साथ शेयर करके देखते हैं। कराची आ रहा है, और असाइनमेंट की फाइल इसमें अपलोडेड नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसमें असाइनमेंट की फाइल अपलोडेड नहीं है। मैं आपका कोर्स लॉन्च करता हूँ। अरे भाई अभी तो लॉगिन किया था। ओके, ये आपके असाइनमेंट्स हैं। मैं टर्न ऑन एडिटिंग कर देता हूँ। सबमिटिंग के असाइनमेंट की आपने कहा। edit- ये तो सबनेटिंग की असाइनमेंट की वजह से। अच्छा, अब मुझे यहाँ देख के याद है, इसमें फाइल क्या करना है? अच्छा, कोई अटैच पीडीएफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और फाइल यहाँ पे मैंने नहीं करी है। कि फाइन, चलिए मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे उसकी सिंपल ये था कि आपको हाथ से लिखना है बेसिकली। डाउनलोड द अटैच पीडीएफ फाइल विद द क्वेश्चन। यार इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, फाइल्स। हैरत की बात है, गायब कैसे हो गई है? अरे यार आपने बता दिया, मैं अभी अभी हाथ के हाथ गेम कर देता हूँ इसका। पेड कोर्स वीसीसी 3 लेक्चर 18, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, सबनेटिंग असाइनमेंट डॉट पीडीएफ। हाँ ये थी, इसको लेते हैं हम, यहाँ ड्रैग कर देते हैं। माय मिस्टेक, हालांकि मैंने करी थी, ये पता नहीं क्यों नहीं है। खैर, सेव एंड डिस्प्ले हम करा देते हैं। वो सिर्फ फॉर्म और सवाल भरने के लिए और फॉर्मेट चेक करने के लिए आपके पास है, राइट? 1 दिन और 23 आवर्स बचे हैं आप लोगों के पास करने के लिए, अभी भी वही है। सबमिटेड दो ने कराई है, नीड ग्रेडिंग दो, ये 4 थे, पता नहीं दो ने क्यों कराई, क्या चक्कर हुआ, मैं देख लूंगा इसको। खैर, ओके, खैर मैंने करा दी, थैंक यू। तो अब हम इसको कर देंगे टर्न ऑफ एडिटिंग। तो ये हाथ से करनी है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये हाथ से आप करके इसको पिक्चर खींच के अपलोड करेंगे, राइट? वरना आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आज का लेक्चर, और कोई सवाल आप लोगों का तो उसको हम ले लेते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं, वरना फिर हम आज का लेक्चर एंड करें। कल हम इंशाल्लाह ताला नेटवर्क, कल तो क्लास नहीं है, आई एम सॉरी, आज वेडनेसडे है ना। नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट नेटवर्क लेयर की बात करेंगे, और फिर हम अपनी लैब की भी कुछ चीजें वो करेंगे, राइट? तो नेटवर्क लेयर के ऊपर कोई हो सवाल तो फिर वो उसी वक्त देख लेंगे। आज के हवाले से कोई सवाल है तो आप लोग मुझे बता दीजिए, अगर नहीं है, आई होप सो कि कोई सवाल नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अब मुझे नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह।